और पढ़ते हैं उसका अलग ही आनंद है। तो बैच आपका कल से ही शुरू हुआ है। आज से हम लोग विधिवत इसको शुरुआत करेंगे। बेसिक चीज़ें जो बैच के बारे में है वो सब विकास सर आपको बता ही चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो पेपर 2 का सेगमेंट है उससे आज से हम लोग बैच को शुरू करेंगे। क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हैं आप, बिल्कुल नए तरीके से बैच शुरू किया जा रहा है, नया बैच है। तो शुरू करने से पहले 2-4 छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और जो आज शेयर किया जा रहा है उसको चाहे तो रिकॉर्ड कर लो, चाहे तो लिख लो, वो अंत तक कायम रहेगा। बैच के आखिरी दिन भी पूछूंगा कि जो बोला था वो बात पूरी हुई थी नहीं हुई। जितनी बातें मैं आज कह रहा हूँ नहीं होगा तो पकड़ लेना मुझे बाहर। ऐसा हुआ नहीं है, 16 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसा आज तक नहीं हुआ। ईमानदारी, प्रतिबद्धता वो सबसे बड़ी चीज़ है, उसी से एक पहचान बनती है। सबसे पहली बात कि हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे सिलेबस को। और किसी ने पॉलिटी पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1% का भी आप तनाव मत लीजिए कि फलाने पॉलिटी पढ़ रखा है, फलाने पॉलिटी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। किताब आपने पढ़ी नहीं पढ़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको कोई समस्या नहीं आएगी और जिन्होंने पढ़ रखी है उनको इसलिए पहली बात की कोई तनाव नहीं लेना है। जीरो से हम लोग चलेंगे। दूसरी बात कि सिलेबस का एक एक शब्द हम लोग कवर करेंगे। अपने पेपर पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और जो हर बैच में मैं करता हूँ, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली, इतने आत्मविश्वास के साथ मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि जो सिलेबस है आपका यूपीएससी के द्वारा दिया, इसका एक एक शब्द अगर उसमें चुनौती शब्द है तो चुनौती शब्द को भी पढ़ेंगे। मुद्दे शब्द है तो मुद्दे को भी पढ़ेंगे। और उसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जब कक्षाएं खत्म होंगी पॉलिटी की, जो आखिरी कक्षा होगी उसमें यहाँ पे पूरा सिलेबस होगा। एक एक चीज़ मैं आपसे पूछता चलूँगा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और पूरे सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे। मेंस में 2012 में सिलेबस चेंज हुआ था। 2012 में सिविल सर्विसेज का सिलेबस चेंज हुआ। उससे पहले मैंने समझता हूँ कि किसी ने 2012 से पहले एग्जाम दिया होगा, बट उससे पहले का सिलेबस कोई वेल डिफाइन नहीं था। 2012 में बिल्कुल पॉइंट वाइज सिलेबस को 4 पेपर, ये जो आपका बजट स्ट्रक्चर है ये 2012 में आया। 13 से इसके तहत एग्जाम हो गए। तो 2013 से लेकर अभी तक पॉलिटी के जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए उन प्रश्नों का अभ्यास भी हम लोग करेंगे, फॉर्मेटिंग भी करेंगे। क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव आना भी चाहिए सामने, केवल ज्ञान आ जाने से, कक्षाएं कर लेने से नहीं। आप लिखने में सक्षम है कि नहीं ये आपको एहसास हर मोमेंट पर होना चाहिए। और याद रखना कि लिखना सबसे बड़ी चीज़, प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान के साथ साथ वो चीज़ नहीं है तो सफलता बहुत दूर हो जाती है। तो प्रश्नों को भी हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास करेंगे। पूरी फॉर्मेटिंग होगी, आप उसको लिखेंगे, चेक करवाएंगे। तो और बाकी तो पहली क्लास है, यहाँ पे जो भी खड़ा होगा वो यही कहेगा। अच्छा, बारिश नहीं हो गई मतलब बोलते ही बारिश हो गई। ठीक है, थोड़ा सा बारिश रुक जाए। वो यहां पर आकर कहेगा कि मैं अच्छा करवाऊंगा। असली बात यह है कि आपको कैसा महसूस होता है। कक्षा की समाप्ति के बाद आपकी राय क्या होती है। और अभी तक 16 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि राय किसी की दो राय नहीं रही है, और वो पहली कक्षा से ही एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन के बाद। तो आज से ही आपको थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए। और मैं यकीन करता हूँ एक सप्ताह के बाद, ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट थर्सडे को मैं आपसे फिर ये बात पूछूंगा कि मजा आ रहा है कि नहीं। पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ सीख रहे हो या नहीं। हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें पॉलिटी पढ़ना है और पढ़ना नहीं है उसको सीखना है। क्योंकि यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ने के साथ साथ सीखने वाली। इसका मतलब हमें उसकी एक समझ विकसित करनी है। तो चलिए अब बिना विलंब किए कक्षा की हम लोग शुरुआत करते हैं और डिजिटल बोर्ड पर ही करते हैं। जब कोविड का एक परिणाम सभी शिक्षकों के जीवन में ये रहा कि हम सभी डिजिटल के एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते बट काम चलाने लायक। इलेक्ट्रॉनिक को यहीं से शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी जाइए। ऐसे अगर आपको इधर दिक्कत होगी तो बताना, उधर से करेंगे। इसमें कोई सुविधा ये रहती है, बहुत सारे कलर्स हैं तो अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। आज पहली कक्षा है तो सबसे पहले हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था, जो हमारे पेपर का नाम है, उसकी कुछ बुनियादी चीज़ों को जानें जो बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो देखो, जो पेपर हमें पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हिंदी में अगर कहें तो संविधान और राज्य व्यवस्था। पेपर 2 का जो हिस्सा आज से हम शुरू कर रहे हैं, जो सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान और राज्य व्यवस्था। दो शब्द हैं। अच्छा, हमारा जो सिलेबस है यूपीएससी का उसमें भी आपको ये दोनों शब्द मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द भी मिलेगा और पॉलिटी शब्द भी मिलेगा। इसका मतलब है कि ये भी वर्ड सिलेबस में है और ये शब्द भी सिलेबस में है। आज जब आप क्लास करने के लिए घर से निकले होंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, पूछा होगा आपसे किसी ने कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा होगा पॉलिटी वाली क्लास करने जा रहे हैं। इसका मतलब संविधान और राज्य व्यवस्था क्या दोनों एक हैं? क्योंकि हमारे पेपर में दो शब्द हैं, एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा शब्द है पॉलिटी। इस अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी है और बहुत बुनियादी तरीके से इसकी थियरी को भी समझना है कि ये अंतर किसी को बताना हो तो कैसे बताएंगे, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, और उसके साथ साथ एक उसकी समझ भी होनी चाहिए कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने अगर संविधान शब्द भी लिखा और राज्य व्यवस्था भी लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी दोनों शब्द अगर सिलेबस में डाले गए, बल्कि जो अपना सेकंड पेपर है उसमें 5 वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशूज और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अगर ये 5 शब्द हैं तो 5 शब्द में जो संविधान और राज्य व्यवस्था उसको ज्यादातर हम एक समझते हैं। क्या वास्तव में वह एक है या दोनों में क्या अंतर है? तो थोड़ा सा इस दोनों के अंतर को जानते हैं। और कई बार इस बुनियादी जगह से भी सवाल आते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर हमने इस अंतर को ठीक से समझ लिया, संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर को यदि हमने ठीक से समझ लिया, तो हमें तैयारी का तरीका पता चल जाएगा कि हमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, हमें केवल पॉलिटी नहीं पढ़ना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ना है। बीच में एंड शब्द है और, तो संविधान या राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ना है, संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके अंतर को जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है? पहले इसकी परिभाषा एक लाइन में अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। संविधान की परिभाषा लिखो। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब ये एक लाइन की परिभाषा हमें याद करनी है, बट हमें क्षमता होनी चाहिए कि इस एक पंक्ति की परिभाषा को हम 200 वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें। और इसके लिए इस पूरी एक पंक्ति को हमें समझना पड़ेगा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी परिभाषा में हमने लिखा कि उन प्रावधानों का संग्रह, प्रोविजंस। प्रावधान का मतलब है, आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारी अनुसूचियां हैं। आगे वो भी पढ़ेंगे कि अनुच्छेद होता क्या है, अनुसूची होती क्या है, उस लेवल की चीजों से पढ़ेंगे। बट फिर प्रावधान का मतलब कि बहुत सारी चीजें, और उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है।
कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन ऑफ दोज प्रोविजंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंट्री इज रूल्ड। इसलिए कई बार संविधान को रूल बुक भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें संविधान की यही परिभाषा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक, मतलब शासन करने की पुस्तक का नाम संविधान। जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाए वह संविधान है। सवाल उठता है कि देश का शासन या रूल, अगर हमें इस परिभाषा को एक्सप्लेन करना, एक्सपैंड करना हो तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रूल या शासन का मतलब क्या है। शासन का क्या तात्पर्य है, रूल किसे कहते हैं। शासन का अर्थ है सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन का संचालन, सार्वजनिक जीवन का संचालन। देखो नए नए टर्म्स आ रहे हैं अभी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फंडामेंटल राइट लिखा, वो भी इशू आगे आएगा। बट यहां क्या लिखा है, निजी जीवन नहीं, सार्वजनिक जीवन। शासन का मतलब है सार्वजनिक जीवन या पब्लिक लाइफ को चलाना। फिर एक नया टर्म आ गया सार्वजनिक जीवन। सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या है, पब्लिक लाइफ का मतलब क्या है। सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि जो हमारा निजी ना हो, मतलब निजी से बाहर, पर्सनल से जो भी बाहर है वो पब्लिक है। जो निजी से बाहर, निजी का मतलब कि जिसका संबंध केवल मेरे से है, मेरे परिवार से है, मेरे मित्रों से है, सार्वजनिक जीवन से संबंध है। और सार्वजनिक का मतलब है कि जिसका संबंध हम सबसे, हमारे सामान्य हित से, कलेक्टिव इंटरेस्ट से। जैसे कोई कहे कि पति कौन होगा तो ये निजी जीवन का विषय है, लेकिन यदि कहा जाए राष्ट्रपति कौन होगा तो ये सार्वजनिक जीवन का विषय। पति पर्सनल चॉइस है, पति रख भी सकती है, कोई महिला नहीं भी रख सकती है, लेकिन राष्ट्रपति देश के लिए अनिवार्य है। और पब्लिक लाइफ का मतलब है सार्वजनिक जीवन। अब फिर सवाल उठता है कि सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो जब हम सार्वजनिक जीवन की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे देश की राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था। इसका मतलब कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी, पूरी तरह राजनीतिक व्यवस्था। इसी तरह सार्वजनिक में देश की आर्थिक व्यवस्था आएगी। इसका मतलब टैक्स की दरें क्या होगी। इसलिए हमने देखा कि जीएसटी अर्थव्यवस्था का विषय है। फिर भी जीएसटी लाने के लिए भारत के संविधान में 101वां संशोधन करना पड़ा, 101st अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि जीएसटी सार्वजनिक जीवन का विषय है और जो भी सार्वजनिक है, कलेक्टिव है, वो संविधान का विषय है। अभी आगे देखोगे कि ये सब जुड़ जाएगा तो बहुत बढ़िया एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा अगर ये समझ आ जाए। उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। शासन का मतलब है रूल, रूल का मतलब जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित हो, मतलब निजी से बाहर हो। जैसे एग्जाम्पल में आएगा राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, मतलब स्त्रियों की स्थिति क्या होगी, जातियों की स्थिति क्या होगी, क्या अनटचेबिलिटी होगी, क्या जाति भेद होगा, धर्मों की स्थिति क्या होगी। इसका मतलब इन सभी चीजों को सामूहिक रूप से हम सार्वजनिक जीवन के दायरे में और ऐसी बहुत सारी चीजों को सार्वजनिक जीवन के दायरे में रख सकते हैं। और जिस पुस्तक के आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर इस सार्वजनिक जीवन का संचालन हो वो संविधान। इसका मतलब अगर हमें एक पंक्ति की परिभाषा याद है कि संविधान वह दस्तावेज है, उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है, देश का शासन चलाया जाता है। फिर एक्सप्लेन करेंगे कि शासन किसे कहते हैं, सार्वजनिक क्या है, उसके एग्जाम्पल देंगे, राजनीति के उदाहरण देंगे, आर्थिक के उदाहरण देंगे, प्रशासनिक सामाजिक सबके उदाहरण देंगे। और तब बताएंगे कि इन सभी को जो डील करता है इसके पीछे जो थियरी है, इसको चलाने वाला जो मैकेनिज्म है, इसको निर्धारित करने वाले जो प्रावधान है वही संविधान कहलाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर सार्वजनिक जीवन में कोई भी चीज। इसका मतलब यह ध्यान रखना है कि सार्वजनिक जीवन की हर चीज कहीं ना कहीं संविधान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक होगी। आप कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस को चालान काट लेगी, उसका तो संविधान में जिक्र नहीं, संविधान में डायरेक्टली जिक्र नहीं है। बट परिवहन व्यवस्था का संचालन, कार्यपालिका की शक्ति कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस शक्ति का स्रोत संविधान में है और बिना उस स्रोत के ट्रैफिक चालान नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो संविधान के प्रावधानों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले हमने बहुत सरल सिंपलेस्ट वे में देखा कि संविधान क्या है, उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था चलेगी, आर्थिक व्यवस्था चलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी, सामाजिक मतलब सार्वजनिक जीवन चलेगा, वो संविधान। अब यहीं पर संविधान से मिलता जुलता एक शब्द आता है संविधानवाद। अभी 2020 के प्रीलिम्स में अब देखो कई बार कितने बेसिक्स पॉइंट से सवाल आते हैं। इस पे एक सवाल आया था पीटी में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कि संविधानवाद की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक दस्तावेज है, उन प्रावधानों का संग्रह है, उन सिद्धांतों का संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। अब उससे मिलता जुलता शब्द आ गया संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आइए थोड़ा सा शॉर्ट में जाने कि संविधानवाद क्या है। इस बात बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बट कई बार से रिपीट असर्शन के सवाल भी बनते हैं। या तो सवाल जो प्रीलिम्स में ए और आर कथन के रूप में होते हैं, एक कथन है आर कारण है, तो ये वैसा ही टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। समझते हैं यहां पर शॉर्ट में कि संविधानवाद क्या है। यदि एक पंक्ति में संविधानवाद को परिभाषित करना हो तो संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन, लिमिटेड रूल, अर्थात मनमाने शासन का अभाव, आर्बिट्ररी रूल नहीं होगा। सीमित शासन अर्थात मनमाने शासन का अभाव, संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन, लिमिटेड रूल अर्थात मनमाने शासन का अभाव। संविधानवाद में कई तत्व आते हैं, इसके ऑप्शन इस प्रकार भी रहेंगे कि निम्नलिखित में से संविधानवाद का अर्थ क्या क्या है। और संविधान के अनुसार शासन, तो ये भी सही है, न्यायपालिका का होना वो भी सही है, लोकतंत्र का होना, स्वतंत्रताओं का होना, अधिकारों का होना सब सही है। लेकिन जिसको हम चिड़िया की आंख कहते हैं कि अगर सारे ऑप्शंस को हटाकर हमें एक ऑप्शन टिक करना हो, और ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में जहां चारों उत्तर सही होते हैं, चारों उत्तर सही होते हैं और हमें एक को टिक करना होता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन रद्द हो जाएगा, रद्द नहीं होगा। उसका कारण यह है कि अगर आपने आईएएस या पीसीएस का एग्जाम दिया हो तो जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सील किया हुआ होता है और उसका जो पहला पेज होता है, इवन ओएमआर शीट और उस पर भी लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर पर जो पहला पेज होता है उसमें लिखा होता है उम्मीदवारों के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, मतलब आपको कैसे इस पेपर को टैकल करना है, निर्देश दिए जाते हैं। उसमें एक निर्देश ये भी होता है कि ओएमआर शीट जो आपको दी जाएगी उसमें 4 गोले हैं, 4 विकल्प हैं और आपको किसी एक गोले को काला करना है, ये लिखा हुआ रहेगा। आगे ये भी लिखा रहता है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा विकल्प सही है, आपको लग रहा है कि पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा, चारों सही, यदि आपको लगता है कि एक से ज्यादा विकल्प सही है तो आप सर्वाधिक सही विकल्प का चयन करें, ये इंस्ट्रक्शन होता है, सर्वाधिक सही विकल्प। इसका मतलब यदि आप कोर्ट में जाएंगे कि चारों विकल्प सही है तो यूपीएससी कहेगी कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा इस कैंडिडेट की, हमने पहले बोल दिया कि सभी सही हो सकते हैं तो उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है। इसका मतलब कि जिले में 4 तरह की योजनाएं जरूरी हो सकती है, बट एक एडमिनिस्ट्रेटर को यह सोचना पड़ेगा कि प्रायोरिटी हम किसको दें, तो वो भी एक तरह से आपका ट्रिक है कि आप चिड़िया की आंख को पहचानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधानवाद के बहुत सारे तत्व अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यदि हमें सारे तत्वों के बीच एक डिसाइसिव पॉइंट पूछना
क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत सारे लोग, किसी ने लिख दिया संविधान के अनुसार शासन, वो भी सही है, संविधान के अनुसार शासन भी सही है, किसी ने लिख दिया कि अधिकारों का होना वो भी सही है। बट उन सारे विकल्पों में यदि हमें एक विकल्प का सही करना हो तो इसको सही करना है। 10 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं, कोई एक चुना है जो सबसे सटीक है। तो संविधानवाद की सबसे सटीक परिभाषा जो राजनीति विज्ञान में वहीं से यार सारे कॉन्सेप्ट्स आए, विद्वानों ने दी है, वो है लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन, लिमिटेड रूल, सीमित शासन। और सीमित शासन का मतलब क्या है कि मनमाना शासन नहीं होगा। मनमाना शासन नहीं होगा मतलब कि राजतंत्र में सामान्यतः संविधानवाद होगा। राजतंत्र में राजा का, मान लो बड़े आजम का शासन है, तो जनरली वहां संविधानवाद होगा कि नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां कैसा शासन होगा, मनमाना शासन। हिटलर के शासन में संविधानवाद होगा कि नहीं होगा। किम जोंग का जो शासन उत्तर कोरिया में चल रहा है वहां संविधानवाद नहीं। तो संविधानवाद की सबसे सटीक परिभाषा आपको बतानी सीमित शासन। अब सवाल आता है कि ये सीमित शासन कैसे होगा, इसका मतलब कैसे हम किम जोंग की शक्ति को और कैसे हम हिटलर की शक्ति को मर्यादित कर देंगे, हिटलर के मनमानेपन को कैसे रोक देंगे। उसको रोकने के लिए सामान्यतः हमें एक संविधान के अनुसार शासन करने की जरूरत होगी कि हिटलर मनमाना शासन न करे, संविधान के अनुसार शासन करे। उसके लिए सामान्यतः अधिकार और स्वतंत्रताओं को मान्यता देनी होगी कि नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं और हिटलर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके लिए सामान्यतः हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है तो हिटलर के मनमानेपन को रोकेगा। उसके लिए हमें लोकतंत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सब संविधानवाद के तत्व है। संविधान के अनुसार शासन ये भी संविधानवाद का तत्व है, क्योंकि तभी तो हिटलर की शक्ति मर्यादित हो। तो सबके केंद्र में ये चीज है, ध्यान रखना पूरी फिलोसफी। हमने कहा कि एक अगर चिड़िया की आंख टिक करना है और ये 4-5 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन को ज्यादातर लोग टिक कर देगा संविधान के अनुसार शासन। नहीं, आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, सीमित शासन। क्योंकि सीमित शासन के तरीके या उसको लाने का मैकेनिज्म है कि संविधान के अनुसार शासन हो, अधिकार और स्वतंत्रताओं को मान्यता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, लोकतांत्रिक शासन हो, जनता को मतलब वो सब चीजें आ जाएगी। बट केंद्र में ये चीज। अब यहां देखो रीजनिंग असर्शन के सवाल कैसे बने। जैसे मैं 2 कथन लिखता हूं, 2 कथन में लिखता हूं, जिन देशों में, ध्यान से इन कथनों को समझिए, जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद भी है। ये पहला कथन है। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कौन सही है कौन गलत है, जस्ट मैं लिख रहा हूं वहां संविधानवाद भी है। दो स्टेट्स व्हिच हैव कॉन्स्टिट्यूशंस हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू। जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद भी है। ये नहीं कर रहा हूं कि सही है गलत, बस कथन लिख रहा हूं। ये पहला कथन है। और दूसरा कथन अगर मैं कहूं जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं है। ऐसे रीजनिंग असर्शन आएगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है। जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं है। और कई तरह से इसी कथन को लिख सकता है। जैसे पहले कथन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि संविधानवाद के लिए संविधान एक अनिवार्य शर्त है और जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं। तो इसका मतलब इस रूप में भी इसको कह सकते हैं कि संविधान के अभाव में संविधानवाद संभव नहीं। अब अगर हमें एग्जाम में जज करना हो कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, तो आपको क्या लगता है पहला कथन सही है, जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद भी है। गलत, चलो यहां पे गलत कर देता हूं। और दूसरा वाला, जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी। इसका मतलब बिल्कुल जो आपने गलत बताया वो गलत सही है, मतलब आपने सही बताया, आंसर गलत ही। दोनों कथन गलत है। क्यों, समझने की बात है। पहली दफा में तो सही लग रहा है कि भाई इंडिया में संविधान है, संविधानवाद भी है, लेकिन ये सामान्यता केवल सही है। अगर यहां पर सामान्यता वर्ड होता तब ठीक है, लेकिन सदैव सही नहीं। मैं एग्जांपल के साथ आपको दूंगा। जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद भी है, ये सामान्यता सही है लेकिन सदैव नहीं, क्योंकि संविधानवाद का मतलब हमने क्या जाना, बताओ क्या है संविधानवाद? अभी क्या बताया, सीमित शासन, मतलब मनमाना शासन ना हो, यही तो है। ये संविधानवाद है, सीमित शासन अर्थात मनमाना शासन ना हो। जिन देशों में संविधान है वहां अनिवार्यतः संविधानवाद नहीं होगा। जैसे आप हिटलरकालीन जर्मनी का एग्जांपल, हिटलरकालीन जर्मनी, हम जानते हैं कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद एक संविधान बना जिसको वीमर संविधान कहते हैं। जब आप पढ़ते हैं कि आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई तो ऑप्शन में जर्मनी भी आता है, वीमर संविधान भी। तो जर्मनी में कई संविधान बने। एक संविधान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना जिसको वीमर संविधान कहते हैं, क्योंकि वीमर नामक जगह पर बना। वीमर संविधान को हिटलर ने नष्ट कर दिया और हिटलर ने एक नया संविधान बनाया। इसका मतलब हिटलर ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपने हिसाब से बनाया। तो हिटलरकालीन जर्मनी में संविधान था, लेकिन इतना घटिया संविधान बनाया कि अधिकार आदि पूरी तरह खत्म कर दिए, स्वतंत्रताएं खत्म कर दी। और परिणाम यह है कि संविधान था हिटलरकालीन जर्मनी, लेकिन संविधानवाद नहीं था। जब हम मेंस का सिलेबस देखेंगे, हमने प्रॉमिस किया है आपको कि वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, तो एक सिलेबस में टॉपिक है हमारे मेंस के सिलेबस में भारत की संवैधानिक व्यवस्था की विश्व के अन्य देशों से तुलना। तो बिल्कुल तुलना के रूप में पढ़ेंगे। तुलना शब्द है तो तुलना, तो वहां चीन का संविधान थोड़ा सा मैं टच करूंगा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के साथ थोड़ा चाइना भी टच करूंगा। और जब चीन का संविधान पढ़ेंगे तो वहां भी लाइन सही आपको फील होगी कि चीन में संविधान है, इसमें कोई शक नहीं। चीन में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन चीन में संविधानवाद नहीं है। अभी ज्यादा नहीं सोचता, 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले खबर आपने सुनी होगी, अगर अखबार पढ़ते टीवी देखते हैं तो, कि शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग चीन के आजीवन राष्ट्रपति हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो थोड़ा सा करंट को भी लिंक करना भी, वो सब मुद्दे भी इसमें आने वाले हैं। पॉलिटी ये क्लास इसीलिए ले रहा हूं कि हमें पता चलना चाहिए कि कैसे हमें पढ़ना है। आज की क्लास केवल उसी पर बेस्ड है। तो अब देखो आपने खबर पढ़ी कि शी जिनपिंग चीन के आजीवन राष्ट्रपति हो गए। एक भारतवासी के रूप में आपको आश्चर्यजनक नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति आजीवन राष्ट्रपति बन गया? इमेजिन करो भारत से अगर गलती से मोदी जी के मुंह से निकल जाए, गलती से, कि मैं आजीवन भारत का प्रधानमंत्री, इसके आगे लोग नहीं सुनेंगे। इतने में ही कितने बयान, धरना, प्रदर्शन, क्या क्या मोदी जी चिल्लाते रहेंगे भाई मैं नहीं बनना चाहता। बट क्या से क्या नहीं हो जाएगा। ये भारत है, संविधानवाद का देश है, लेकिन चीन में शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बन गया। एक विरोध नहीं हुआ, एक चूंकि आवाज नहीं है। ऐसे लगा जैसा कि एक कप चाय पी गई हो, जितनी शांति से एक कप चाय पी लेते हैं। उसमें भी कहा जाता है कि स्टॉर्म इन द टी कप, कि चाय की प्याली में भी तूफान आता है, वो भी नहीं आया। शांतिपूर्वक सोचने की बात कैसे हो पाया। जब उस सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है, सब कुछ शासक के हाथ में। तो इसीलिए यह कथन सामान्यतः सही है कि जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद है, लेकिन अगर आए अनिवार्य तो नहीं। संविधान हो सकता है लेकिन तानाशाही हो सकती है।
हिटलर का शासन, मुसोलिनी का शासन, वर्तमान में चीन में शी जिनपिंग का शासन, ये सब संविधान पर आधारित शासन। म्यांमार में अभी जो नई सरकार है वो फिर अपना संविधान बनाएगी, क्योंकि उनको एक संविधान बनाना ही पड़ेगा जनता को बताने के लिए, बट वो कैसा संविधान होगा, संविधानवाद नहीं होगा। तो इसलिए पहला कथन गलत माना चाहिए। रीजनिंग सेशन में ये याद रखना, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो ये सब लाइन याद ना आए तो हिटलर याद रखना, वो याद नहीं है तो शी जिनपिंग पड़ोसी है, उसको तो जरूर याद रखना चाहिए, पड़ोसी को याद रखना चाहिए। जिन देशों में संविधानवाद है वहां संविधानवाद ये सामान्यतः सही लेकिन सदैव सही। अब आते हैं दूसरा कि जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं है, ये भी सामान्यतः सही, जनरली सही, लेकिन यदि तकनीकी रूप से देखें तो ये कथन भी गलत है। और ऐसे देश भी हो सकते हैं जहां पर कोई संविधान ना हो फिर भी वहां संविधानवाद हो। मान लो ऐसा शासक है जो शासक स्वयं बहुत ही मर्यादित है, जिसको भारतीय ग्रंथों में एक शब्द आता है राजर्षि, कि ऋषि के रूप में राजा हो, लोक कल्याण। एक विचारक है प्लेटो, प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया दार्शनिक शासक, फिलोसोफर की, तो मानता है कि दार्शनिक शासक सत्य को जानता है, सही क्या है गलत क्या जानता है, वो आत्मनियंत्रण में चलेगा, सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो मान लो ऐसा देश है जहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बट शासक इतना अच्छा है कि वो जनता की हर आकांक्षा को मानता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे देश में संविधानवाद है, लेकिन ऐसे देश में संविधान नहीं है। इसका मतलब सही कथन क्या होगा फिर, क्योंकि ये दोनों कथन तो गलत है। सही कथन होगा कि जब हम इसमें तीसरा एक शब्द जोड़ेंगे कि सामान्यतः, सामान्यतः संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं, तो ये सही, सामान्यतः संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं, तो सामान्यतः शब्द जोड़ने से ठीक हो जाएगा। अब देखो तीनों कथन विरोधी प्रतीत होते हैं, बट तीनों को हमें ऐसे ही देखना, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रतीत होता है। जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद है, सदैव सही है। जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं है, हो सकता है कि वहां संविधानवाद हो और सामान्यतः, लेकिन फिर भी ये दोनों कहने के बाद में थर्ड ये कहना कि जनरली, इतना होते हुए जनरली जिन देशों में संविधान होगा तो हिटलर के अपवाद को छोड़ दें, चीन के अपवाद को छोड़ दें, तो भारत को देखो, ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को, जर्मनी को, तो जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद की सामान्यता होता है। तो जनरली ये तीन कथन हमें समझने। तो अब तक हमने क्या जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। और अब हमने ये भी जान लिया कि संविधानवाद क्या है, संविधानवाद का सीमित शासन। अगर सबसे सटीक उत्तर देना, अगर कोई कहे कि नहीं हमको एकदम चिड़िया की आंख बताओ तो सीमित शासन, और अगर एक्सप्लेन करना हो तो सीमित शासन के लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी सब लिख देंगे, संविधान के अनुसार शासन हो, अनिवार्य नहीं फिर भी सामान्यता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, नागरिक के अधिकारों को मान्यता मिली हो, लोकतांत्रिक प्रणाली हो, मतलब जो भी चीजें उसके लिए जरूरी हो सकती है। तो अभी तक हमने टॉपिक का पहला आयाम देखा कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं कि राज व्यवस्था क्या है, व्हाट इज पॉलिटी, और संविधान और राज व्यवस्था में अंतर क्या है। तो संविधान इतना भी माइंड में जरूर आपको रखना है, तब राज व्यवस्था क्लियर होगा कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। अब आइए राज व्यवस्था क्या है, पॉलिटी। पहले मैं इसकी एक दो लाइनों में परिभाषा लिखाता हूं और फिर उसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। राज व्यवस्था या पॉलिटी को, राज व्यवस्था या पॉलिटी, राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन, राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पॉलिटी। राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, इंग्लिश में क्या कहेंगे एप्लीकेशन। संविधान को, आगे लिखो, संविधान को लागू करने के क्रम में, संविधान को लागू करने के क्रम में, आवाज आ रही है सर, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते उन्हें सामूहिक रूप से राज व्यवस्था कहते हैं। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते उन्हें सामूहिक रूप से राज व्यवस्था कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था सामान्यतः, राज व्यवस्था सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनती है। क्या क्या इसमें पिन पॉइंटेड सामने, राज व्यवस्था सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनती है, राज व्यवस्था सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनती है। क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटी है, पहला लिखो, संसद के कानून, संसद के कानून, लॉज ऑफ पार्लियामेंट। राज व्यवस्था या पॉलिटी का पहला तत्व है संसद के कानून, संसद के कानून या लॉज ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा लिखो, न्यायपालिका के निर्णय, न्यायपालिका के निर्णय, रूलिंग्स ऑफ जुडिशरी, संसद के कानून, न्यायपालिका के निर्णय। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। और चौथा, जाति, धर्म, क्षेत्र, दल व्यवस्था, पार्टी सिस्टम जिसको कहते हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, दल व्यवस्था जैसे कारक, जैसे कारक, जाति, धर्म, क्षेत्र, दल व्यवस्था जैसे कारक। अब आइए एकदम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि पॉलिटी क्या है। लिखने के लिए हमने लिख लिया, बट ऑफ कोर्स इतना लिखवाया, अगर उसको एक्सप्लेन ना किया जाए तो फिर उसको रखना पड़ेगा, रखने की जरूरत नहीं, हमारे दिमाग में होना चाहिए और वो वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझ लिया कि उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। अब राज व्यवस्था में पहली पंक्ति आपने लिखी कि राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन। इसका मतलब संविधान एक निर्देश के रूप में, तो संविधान क्या है, एक संविधान सभा बैठी और उस संविधान सभा में, लिखित संविधानों की बात करो, आगे अलिखित भी आएगा, जनरली ब्रिटेन को छोड़ दें और कुछ देशों को छोड़ दें तो ज्यादातर विश्व में लिखित संविधान है। तो संविधान क्या है, एक संविधान सभा बैठी, जैसे भारत की संविधान सभा, उन्होंने बहुत सारे दिशा निर्देश, सिद्धांत तय किए कि भविष्य में देश का शासन इन चीजों के आधार पर चलेगा, ये चीजें होनी है और ये चीजें नहीं होनी है, ये जो डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना, कहां सार्वजनिक जीवन, उसी दस्तावेज का नाम संविधान है। जब इस संविधान को हम व्यवहार में लागू करते हैं तो संविधान का स्वरूप निर्देशात्मक है, संविधान का स्वरूप सैद्धांतिक है, जो ये बताता है कि क्या करना है भविष्य में, उसका स्वरूप सैद्धांतिक है। जब हम संविधान को व्यवहार में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन होता है, तो उसमें जो मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जो विषय सामने आते हैं, उसको कलेक्टिवली राज व्यवस्था कहते हैं। एप्लीकेशन के क्रम में भी एग्जांपल से पता चलेगा कि किसको हम राज व्यवस्था पिन पॉइंटेडली कहेंगे कि ये संविधान है, ये राज व्यवस्था है। कैसे, बट डेफिनेशन के तौर पर क्या याद रखना है कि ये सिद्धांत है और राज व्यवस्था उसका व्यवहार है। जब अप्लाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो राज व्यवस्था आता है।
राज्य व्यवस्था सामान्यतः इन चीजों से मिलकर बनती है, अनेक चीजें, बट इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटी कह सकते हैं, संसद का कानून। जैसे एग्जांपल से एक को समझो कि सबसे पहले इसकी बात करें कि ये कैसे राज्य व्यवस्था है, और इससे हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज अभी पता चलेगी वो ये चलेगी हमें तैयारी कैसे करनी, और एग्जाम में प्रश्नों के स्वरूप को एनालाइज करने में ध्यान रखना कि यहाँ केवल पूरी शिक्षा नहीं होने वाली, मेंस के प्रश्नों को हमें साथ साथ हल करना, हल कर पाएंगे तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में, या जो पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई प्रासंगिकता है कि नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तो कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है, क्वेश्चंस क्या है। और तैयारी हमेशा आपने प्रिपरेशन शुरू किया है तो दो चीज आपके पास होना चाहिए, एक सिलेबस आपके पास होना चाहिए, नेट पे भी उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके खरीदो, और दूसरा कि क्वेश्चंस भी आपके पास होने चाहिए कि विगत वर्षों में कम से कम नए सिलेबस 13 के बाद क्या सवाल पूछे गए तो सवाल भी आपके पास होने चाहिए, और दोनों को मिला के तैयारी करोगे तो सबसे सटीक होगा। अगर केवल सिलेबस पढ़ोगे तो सवाल की हवा नहीं लगेगी, और सवाल तो दो चीजें होनी चाहिए। और अभी जो इस एनालिसिस को समझोगे तब जब क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ। अच्छा, ये भी नहीं करूंगा मैं कि टॉपिक खत्म होगा तब क्वेश्चंस, तो फिर तो वो कल कभी नहीं आता है, टॉपिक चलता रहेगा, और टॉपिक के बीच में जहां से भी सवाल आए हैं हम लोग सवाल उठाएंगे, ईयर वाइज में लिखूंगा, और पूरा सारा टाइप किया हुआ है हमारे पास, उसकी चिंता नहीं है, ईयर वाइज के सारे सवाल। तो यहाँ जब हम इस अंतर को समझ जाएंगे संविधान और राज्य व्यवस्था के, तो वो सवाल का मतलब हमें समझ में आने लगेगा। अब देखो, राज्य व्यवस्था में हमने पढ़ा कि राज्य व्यवस्था संविधान का प्रयोग है, संविधान को लागू करने में जो विषय और मुद्दे आते हैं वो राज्य व्यवस्था है, और राज्य व्यवस्था में सबसे पहले शामिल है संसद का कानून, लॉज ऑफ पार्लियामेंट। एक एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे संविधान और राज्य व्यवस्था का डिफरेंस। जैसे हम किसी एक आर्टिकल की बात करें, सबसे आसान या सबसे जो आर्टिकल सबको पता है मैं उसी का उदाहरण लेता हूं, आर्टिकल 17। क्या है आर्टिकल 17? अस्पृश्यता का, अभी इस बार की पीटी में भी आया था कि किस प्रकार के अधिकार है, तो समानता में अस्पृश्यता का अंत। एग्जैक्टली यदि अस्पृश्यता का अंत सही, बट एग्जैक्टली यदि आर्टिकल की मैं बात करूं कि उसका शब्द क्या है, आर्टिकल 17 संविधान में कैसे, तो ये बात सही, अस्पृश्यता का अंत है, और वो लिखा हुआ इस प्रकार से है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, एग्जैक्टली यही लेटर है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और अस्पृश्यता का व्यवहार, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार, कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। अस्पृश्यता का निषेध किया जाता है, और अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। ये आर्टिकल 17 है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड अनटचेबिलिटी शैल बी अ पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। ये आर्टिकल 17 है। अब आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता नहीं होगी, और यदि कोई अस्पृश्यता करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। अगर सरल भाषा में तो ये कह रहा है, संविधान निर्माता ये कह रहे हैं कि हमने अस्पृश्यता खत्म कर दी, इट इज अबॉलिश्ड, और इसके बाद भी अगर किसी को इसको प्रथा में भरोसा है तो उसके लिए हमारा दंड मिलेगा। अपनी जगह थियोरेटिकली इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अस्पृश्यता खत्म करिए और अस्पृश्यता के लिए दंड दीजिए, तो सैद्धांतिक रूप में कोई समस्या नहीं। लेकिन इमेजिन करो कि हमको इसको लागू करना है, एप्लीकेशन पे आओ, सिद्धांत रूप में इस बात में किसी प्रकार का संशय कोई नहीं ऑब्जेक्शन करेगा, सब कहेगा कि बहुत अच्छा बनाया, ये अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होनी चाहिए। लेकिन जब व्यवहार में हम इस आर्टिकल को लागू करेंगे और किसी व्यक्ति पर अस्पृश्यता का आचरण करने का अभियोग लगेगा, आरोप लगेगा, तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि अस्पृश्यता क्या है, व्हाट इज अनटचेबिलिटी। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि अस्पृश्यता क्या है। आप कहेंगे जाति के आधार पर किसी का स्पर्श करने से मना, या कोई भी ऐसी बात, तो फिर आएगा कौन सी जाति, क्या सभी जातियां, क्या ब्राह्मण जाति के किसी व्यक्ति के हाथ का पानी अगर कोई ना पिए तो क्या वो अस्पृश्यता होगी, क्या अनुसूचित जाति, क्या मतलब किसके साथ। या फॉर एग्जांपल कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आए मेरे से और गले लगना चाहे, और मैं कहता नहीं आपको कोविड है, मुझे पता चला है, आप मेरे से दूर हट जाओ, क्या वो मेरे पर अस्पृश्यता का केस कर सकता है? इसका मतलब कि डेफिनेशन तो चाहिए, अस्पृश्यता क्या है। दूसरी बात कि अगर हमने किसी भांति ये जान लिया कि अमुक अमुक आचरण अस्पृश्यता है, तो अगला प्रश्न, अगली दुविधा आएगी कि दंड देना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। बट दंड कई प्रकार के होते हैं, दंड कई प्रकार के होते हैं। दंड का एक रूप है अर्थदंड, जब आपसे जुर्माना लिया जाता है, ट्रैफिक लाइट आप जम कर जाते हो तो वहां जो पैसा लिया जाता है वो भी एक जुर्माना है, वो भी एक दंड है, अर्थदंड। दंड का दूसरा रूप है कारावास, तो उससे गंभीर अपराध करते हैं जेल में डाल देता है। कारावास की भी अवधि होती है, कई 1 साल, कई 2 साल, कई आजीवन कारावास। और दंड का एक और रूप है मृत्युदंड, जब एक्सट्रीम केस में मर्डर करते हैं, कुछ ऐसा घृणित अपराध करते हैं तो फांसी पे भी चढ़ा देता है। यहाँ पर आर्टिकल 17 ये नहीं बताता है कि अस्पृश्यता करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा, केवल ये कहते हैं कि दंड नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ए पर ये इल्जाम लगा कि ए ने अनटचेबिलिटी की, अब प्रमाणित भी हो गया इसी बात कि ए ने अस्पृश्यता की है, तो आप ए से जुर्माना वसूल करोगे अर्थदंड, या ए को जेल में डालोगे कारावास, या ए को फांसी पर चढ़ाओगे। व्यवहार में आपको ये तय करना पड़ेगा कि ए के साथ क्या किया जाए। और आपका संविधान कौन है? संविधान केवल ये कह रहा है, एग्जैक्ट मैंने लेटर बताया, शब्द यही है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। बट क्या दंड दिया जाएगा ये कहीं नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप अप्लाई करें? एक स्थिति ये हो सकती है कि न्यायाधीश के विवेक पे छोड़ दो, मतलब एक जैसा आप फांसी की सजा दे देंगे, दूसरा जैसा आजीवन कारावास दे देंगे, उनके विवेक पे छोड़ दिया, और तीसरा जैसा जुर्माना लेकर छोड़ देंगे। कैसे होगा, कैसे तय होगा? एक सामान्य सिद्धांत चाहिए कि ए के साथ वही होगा जो बी के साथ होगा, जो सी के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ए को फांसी पे चढ़ा दिया और बी को जेल में डाल दिया और सी से 10 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जब अप्लाई करेंगे इस आर्टिकल को, तो कहीं ना कहीं से इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो आर्टिकल 17 अप्लाई नहीं होगा। और हम देखते हैं यहीं पर भूमिका आती है संसद की। इसका मतलब यहां पर सामान्यतः संसद इस प्रश्न का उत्तर देगी। जैसे भारत में संसद ने एक कानून पारित किया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। 1969 में इस कानून का नाम बदलकर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो वो आर्टिकल 17 में डिटेल में पढ़ेंगे, केवल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अभी ये नहीं घबराना है कि कौन सा कानून आ गया, इसको भी पढ़ेंगे। बट इतना जानो कि संसद ने एक कानून पारित किया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट 1955। अभी इस नाम से कानून नहीं है, अभी इसका नाम बदल दिया और 1976 में इसका नाम बदल कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बट कानून वही। और ये कानून बहुत विस्तार पूर्वक बताता है कि अस्पृश्यता क्या है, एक एक चीज को बताता है कि ये करना अस्पृश्यता है, ये करना अस्पृश्यता, ये करना अस्पृश्यता है। और ये कानून बहुत विस्तार से बताता है कि अस्पृश्यता करने पर क्या दंड दिया जाएगा। पहली बार अस्पृश्यता करेगा तब क्या दंड देगा, रिपीट करेगा दूसरी बार तब क्या दंड मिलेगा, तीसरी बार रिपीट करेगा तब क्या दंड मिलेगा, सारा विस्तार से ये बताता है। इसका मतलब ये जो आर्टिकल 17 है यह संविधान है, आर्टिकल 17 संविधान है, और ये जो संसद का कानून है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये राज्य व्यवस्था है। अब थोड़ा बहुत समझो कि राज्य व्यवस्था क्या है। पहला राज्य व्यवस्था का तत्व है कि संसद के कानून, संसद हजारों कानून बनाती है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या आदि से संबंधित है वो प्रधानतः राज्य व्यवस्था में आएंगे। तो पहली बात की राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, और सबसे पहले उसमें क्या शामिल है, सबसे पहले उसमें शामिल है संसद के कानून, लॉज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आर्टिकल 17 संविधान है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम राज्य व्यवस्था है। अब इससे यह होता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है।
क्योंकि अब थोड़ा सा पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि संविधान का मतलब क्या है और राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है। तो राज्य व्यवस्था में सबसे पहले आता है संसद के कानून। इसका मतलब है कि जो लोग केवल और केवल संविधान, ये है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान को जो केवल पढ़ के छोड़ देंगे, इसमें कहीं भी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम नहीं लिखा है, वो बिल्कुल अलग चीज है। अभी आपने देखा 2015 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक कानून है संसद का, वो भी संविधान में नहीं है, पर अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम उसके कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, हमारी संसद ने फिर से बहाल कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा डिबेट कहीं नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संविधान में नहीं, वो आर्टिकल 17 के संदर्भ में किसने पारित किया? संसद ने, जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किया। तो कहने का मतलब है कि जब हम तैयारी करें तो हमारा सिलेबस हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम केवल संविधान न पढ़ें, हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़े, हम राज्य व्यवस्था भी पढ़े। इसका मतलब जब हम किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो उस आर्टिकल को तो समझें कि संविधान में वो क्या है, लेकर क्या है, उसका क्या मीनिंग है, ए टू जेड। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करें कि क्या उस अनुच्छेद से संबंधित संसद का कोई कानून है, और यदि है कोई इंपॉर्टेंट लॉ तो हमें उसको भी पढ़ना चाहिए। ये सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। बट ध्यान रखना, जब हम लोग प्रश्न हल करेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो इधर से सवाल ज्यादा है, यहीं पर पॉलिटी से जुड़ जाता है, करेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी जो कानून हाल फिलहाल चर्चित रहा है, जैसे इसके आने की कम गुंजाइश, बट वो जो 89 वाला कानून अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उस पर प्रश्न आने की ज्यादा गुंजाइश होगी। क्यों? क्योंकि हाल के वर्षों में वह चर्चित रहा। अब कोई कहे ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, क्योंकि संविधान में इस कानून का जिक्र ही नहीं है, तो नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। आपने केवल संविधान पढ़ा, आपने आर्टिकल 17 पढ़ लिया, समझ लिया, छोड़ दिया। जबकि सिलेबस में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। इसका मतलब पहला तरीका ये होगा कि जब हम संविधान पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उसी समय, यानी कि बात के लिए छोड़ा जाएगा, उसी समय उससे संबंधित कानून आदि हैं तो उसको भी पढ़ेंगे, और जो कक्षाएं ली जाएंगी, जो कक्षाएं हम यहाँ पर करेंगे, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3-4 दिनों के भीतर आपको फर्क पता चलेगा जब हम लोग एग्जैक्ट सिलेबस पढ़ाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है इस पेपर को, अभी तक हमने कैसे पढ़ा है, हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था के तत्वों में हमने जाना संसद के कानून। अब आते हैं और राज्य व्यवस्था में क्या है। अब देखो तरीका भी पता चला है कि तैयारी कैसे होगी। दूसरा है न्यायपालिका के निर्णय, रूलिंग्स ऑफ जुडिशरी, ये राज्य व्यवस्था का दूसरा तत्व है। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये क्या है। कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं, अभी एक चर्चित रहा था, उसी के संदर्भ में करें। याद करो, अभी 2020 में, पिछले ही साल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, और अखबार में ये सब भी थोड़ा सा पढ़िए, बाकी किसने किसका चैन छीन लिया और कौन भाग गया, ये सब हिंदी के अखबार में लिखा हुआ रहता है। एक बार तो इधर 3-4 दिन पहले मैं कोई अखबार हिंदी का पढ़ रहा था, सच्ची बात बता रहा हूं, टीवी में दिख रहा था, हाँ टीवी में ही कहीं पर दिखा रहा था, विदिन 10-15 डेज की बात है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोला। रक्षा मंत्री भी, मुझे लगा राजनाथ सिंह कैसे हमला करेंगे, हमला करना हो तो रावत साहब को बोलते, जनरल रावत या सबको, इन्होंने तो पता चला इन्होंने मौखिक बयान दिया। हिंदी अखबार उसी को क्या लिखती है कि बयानों के द्वारा हमला किया, छक्का छुड़ाया। अब एक बयान है कि हमारी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान का छक्का छुड़ाया। तो वो सब खबरें सनसनीखेज हैं। जिसकी बात मैं करता हूं, एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, अगर आप याद करो, इंटरनेट फंडामेंटल राइट। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, ये आया था गुलाम नबी आजाद केस में। किसके संदर्भ में आया था? जेएनके। जब आर्टिकल 370 को मॉडिफाई किया, ध्यान रखना 370 खत्म नहीं हुआ है, अभी भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 है। ये जो संविधान यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एकदम सबसे अपडेटेड है। तो अभी इसमें 370 है, पहले 3 पेज का था 370, बहुत लंबा आर्टिकल था, अब एक पैराग्राफ का है। बट अभी भी 370 है, खत्म नहीं हुआ, मॉडिफाई हो गया। और जो जेएनके को स्पेशल स्टेटस मिली हुई थी, उसको रद्द करके, और उसका सारा तो 370 को जब मॉडिफाई किया, तो उसके संदर्भ में बहुत दिनों तक जेएनके में इंटरनेट को रोक दिया गया। फिर धीरे धीरे हमने देखा 2G बहाल किया गया। तो 2G कितना चलेगा? आप समझ सकते हैं 2G तो वर्बली नहीं था। क्या सोच करके सरकार ने, क्या अपना तर्क था कि इंटरनेट अगर चलेगा तो व्हाट्सएप वायरल हो जाता है। कई नए शब्द आ गए, देखो टेक्नोलॉजी कई नए शब्द आती है। पहले हम लोग अपने टाइम पे वायरल फीवर सुनते थे वायरस से, बट अभी नई वीडियो वायरल हो गया। और नरेंद्र गिरी बेचारे, इसीलिए जो उनके चिट्ठी से पता चला है वो प्रयागराज वाले की, इसीलिए आत्महत्या कर लिया, उनको डर था कि उनका चला उनका वीडियो वायरल कर देगा। इसका मतलब कि कोई चीज तुरंत वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया है। और इमेजिन करो कि जेएनके के उस समय की सिचुएशन में अगर व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब जेएनके में चलता, तो सड़कों पे तो आपने चप्पे पे पुलिस बैठा दी, तो वो तो नहीं कर सकता कोई हिमाचल की बाहर आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करे या सम्मेलन करे, घर घर जाकर बुलाने वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर व्हाट्सएप चलेगा तो सब मैसेज तो कर देगा, इतने टाइम पे इतने बजे आ जाओ लाल चौक पे, हजारों लोग आके, तो उसको भी ठप करना था। उसको भी ठप करना था कि मैसेज बाजी करके ये वायरल ना कर दे कि इतने बजे आ जाओ। लंबे समय तक रहा, तब सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, तो उसके संदर्भ में यहाँ बात हो रही है। अब देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, अभी ये सब शब्दों का मीनिंग आगे हो जाने कि क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, बट इतना जानो कि ऐसे लिखना है। इसको 19(1) आप पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग यही पढ़ते हैं ना, वो गलत है। आगे से इसको 19(1) मत कहना, वो गलत होगा। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 है। क्यों है अभी आगे डिस्कस करो, छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी, बट एनीवे चलो वो मुद्दा अभी आगे आता है। अभी संविधान राज्य व्यवस्था पे रहते हैं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, 19(1) नहीं, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। अच्छा, अभी ये सब नए नए काम सारे, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं चिंतित मत होना, ये सब केसेस आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हम लोग केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो अभी विस्तार से ये सारे केसेस आएंगे, जस्ट मैं केवल मीनिंग बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट एक केस हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। ये पुराना केस है, 1985। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब भारत के संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल क्लॉज कहीं पर ये वर्ड नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, संविधान में नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस जरूरी है, और इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। ये डिफाइन नहीं हो चुका था, और उसी आर्गुमेंट को नए संदर्भ में व्याख्या किया कि अब अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए इंटरनेट भी जरूरी है, और इसलिए इंटरनेट भी मौलिक अधिकार है। इसका मतलब पहले जैसे अखबार की महत्ता थी, अब नए जमाने में विमुद्रीकरण का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और अभी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली साधन इंटरनेट है। अभी देखो कोविड का इतना लंबा दौर चला, ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती, ऑफ कोर्स किसके कारण चली? इंटरनेट। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट पे सारी सूचनाएं हैं, वीडियो बनाकर डाल देता है, उसकी अभिव्यक्ति हो गई। सब बहुत सारे पत्रकारों ने अपने चैनल बनाकर रखे इंटरनेट पे, तो इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। अब आते हैं कि ये जो है आर्टिकल 19, इसको हम भारत का संविधान कहेंगे, यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो चीज है, प्रेस की स्वतंत्रता और इंटरनेट की स्वतंत्रता, इसको हम राज्य व्यवस्था कहेंगे।
न्यायालय के निर्णय। अब न्यायालय हजारों निर्णय देता है, हर निर्णय नहीं, जो संविधान के मूलभूत निर्णय है उसमें भी जो सबसे करंट के निर्णय है, जो सबसे नए निर्णय है, उसको ज्यादा तरजीह देना। इसका मतलब एग्जाम में पूरी संभावना है कि यहां से प्रश्न बने, आई भी बने, इससे भी आ सकता है, बट ये ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब फिर देखो हमें तैयारी का एक रास्ता मिला कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़े, आर्टिकल को पढ़े, तो एक तरीका सबसे आसान है, वो बहुत ही ओल्ड आउटडेटेड और बेकार तरीका है कि हमने आर्टिकल 19 अच्छे से पढ़ लिया कि आर्टिकल 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 सीमाएं हैं, फला पे 3 सीमाएं हैं, फला पे 2 सीमाएं हैं, और खत्म कर दिया। वो भी है, वो भी पढ़ना है, संविधान भी पढ़ना है, बट केवल वहां से काम नहीं चलेगा। हमें किसी भी आर्टिकल को पढ़ते समय सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या उसके संबंध में संसद का कोई महत्वपूर्ण कानून है, अगर है तो उसको पढ़ना है। खास करके क्या हाल के वर्षों में कोई कानून चर्चित रहा है तो उसको ज्यादा पढ़ना है, उसका पक्ष विपक्ष मूल्यांकन सभी आयामों को पढ़ना है। फिर दूसरा ये तलाश करना है कि क्या किसी आर्टिकल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का कोई इंपॉर्टेंट निर्णय है, जैसे यहाँ 2 निर्णय तो हमने 19 सब इस तरह से और भी निर्णय हम देखें, इमैनुअल का केस है जिसमें कहा कि मौन रहना भी मौलिक अधिकार है, राष्ट्रगान गाने के लिए भी किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी देखो भारत माता की जय, ये मुद्दा काफी चर्चित है कि नहीं बोलोगे तो पीट देंगे, बट आप देखेंगे इमैनुअल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि मौन भी एक अभिव्यक्ति और मौन रहना मौलिक अधिकार, और उसी निर्णय में कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए भी बात नहीं किया जा सकता। मैं राष्ट्रगान की बात कर रहा हूं, जनगण मन अधिनायक, तो राष्ट्रगान से सारे गान नीचे हैं, वंदे मातरम भारत माता की जय सबसे नीचे, राष्ट्रगान सबसे बड़ा है। और यदि राष्ट्रगान गाने के लिए बात नहीं कर सकता तो भारत माता की जय बोलने के लिए आप कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बोलना चाहिए, बट यदि कोई किसी कारण से नहीं बोलना चाहता है तो संविधान यही कहता है कि उसको बात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो भी केसेस है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको भी हमें समझना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि जो कह रहा हूं उसको गांठ बांध देना, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे बाहर पकड़ लेना कि आपने ऐसा बोला था, आप ऐसा क्यों नहीं करवाते। इसी पैटर्न पे कक्षाओं का संचालन होगा, केवल संविधान नहीं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी निर्णय है, करंट कैसे, और ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कि समलैंगिकता का मुद्दा भी डिस्कस होगा, वो भी किसी आर्टिकल से रिलेटेड है, सबरीमाला का मुद्दा वो भी डिस्कस होगा, वो भी किसी आर्टिकल से रिलेटेड है, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार वो भी डिस्कस होगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कोर्ट के निर्णय से संबंधित है, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। आरक्षण पर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के जितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में राजव्यवस्था है, तो राजव्यवस्था का दूसरा तत्व क्या है? न्यायपालिका के निर्णय। तो फिर से आ जाते हैं राजव्यवस्था पे, संसद का कानून, न्यायपालिका के निर्णय। पढ़ने का तरीका ये होगा कि आर्टिकल के साथ ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। तीसरी चीज है संस्थाएं, थोड़ा इसको समझते हैं। इंस्टीट्यूशंस ये क्या है? संस्थाएं भारत में कई प्रकार की हैं, एक चार्ट में बना रहा हूं, उस चार्ट को आप भी बनाइए, बहुत काम आएगा और उससे समझ भी विकसित होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस, ये भी पॉलिटी का हिस्सा है। भारत में संस्थाएं कई प्रकार की हैं, जैसे पहले मैं चार्ट बना रहा हूं, बनाओ फिर इसको डिस्कस करेंगे। संस्था का पहला रूप है संवैधानिक संस्था, और कई बार ये शब्द हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, पीटी में सवाल आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था, कार्यकारी संस्था, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है। या तो हम रटेंगे ऐसी सैकड़ों संस्थाओं को, रटने की बजाय अगर हम फॉर्मूला जान लेंगे कि संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं, कार्यकारी संस्था किसको कहते हैं, परामर्शदात्री संस्था किसको कहते हैं, सांविधिक संस्था किसको कहते हैं, कानूनी संस्था किसको कहते हैं, तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के टिक करते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था बनाया गया, तो इसका अर्थ जानने के लिए ये तो पता होना चाहिए क्या है। अभी देखो सत्र जो चल रहा था संसद का, तो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 105वां संविधान संशोधन अभी हुआ था। याद करो कि बाकी सारे मुद्दों पे संसद में मारकाट मची हुई थी, मारकाट नहीं कह सकते बट काफी तनाव था। यहां तक आरोप प्रत्यारोप लगे कि एक दूसरे का गला दबाने का प्रयास किया गया राज्यसभा में, दब जाता तो बढ़िया जाता, बट दबाने के उन्होंने प्रयास करके रुक गए, तो एक दूसरे गला दब, मतलब राजनीतिक दलों की वो स्थिति थी, ज्यादा दिन नहीं हुआ, आपको सब याद होगा अगर आप टीवी देखते। लेकिन उसी संसद में बिना किसी विवाद के केवल कुछ मिनट के भीतर ये पूरा पारित हो गया 105वां संविधान संशोधन, लोकसभा में भी राज्यसभा में, उसका संबंध भी उसी संवैधानिक दर्जा से था। तो कहने का मतलब ये है कि फिर अब 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 105th तक हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करना, अभी तक करें, जो पीछे मैंने बैच पढ़ाया ऑनलाइन, तो वो 105वां संविधान संशोधन चल रहा था और उसको हम लोग साथ के साथ डिस्कस कर रहे थे। अगर आपके बैच में कहीं 106वां संविधान संशोधन हो जाता है, हालांकि अब सत्र तो बजट सत्र होगा, फरवरी में सत्र होगा, तो बीच में नहीं, लेकिन तो कहने का मतलब कि ये सब शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगर ये शब्द पता रहेगा तब हम उसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ था, उसको कहाँ पे लाके रखा, संस्थाओं का वर्गीकरण करिए, संवैधानिक, इंग्लिश भी जानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और तीसरा है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और इसी को संविधान नीति भी कहते हैं। कई बार पीटी में आते हैं कि नीति आयोग कैसी संस्था है, हमें सब पता होता है बट हमें पता नहीं होता कि संवैधानिक है या संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है या संविधान नीति है। तो पहला शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक, और तीसरा है गैर संवैधानिक, उसी के लिए दूसरा शब्द आता है संविधान नीति, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, इस तरह के जो टेक्निकल टर्म है मैं आपको एडवाइस करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि इसकी अंग्रेजी आप जरूर जानें, क्योंकि यूपीएससी में ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी समस्या है। जब हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे, इसलिए प्रश्नों को भी अपने प्रारूप में मैंने शामिल किया कि एक्चुअली आपको चुनौती का पता चले कि समस्याएं हर लेवल पे है, समस्या हर लेवल पे है, तो समस्या आयोग में भी है, समस्या आप में भी है, ये भी एक फैक्ट है, और समस्या हमें भी है। मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूं, छात्र हो, शिक्षक हो, आयोग हो, कई जगह पे समस्या है, और जब सारी जगह मिल जाती तो उसके बाद उसका रिजल्ट होता है कि रिजल्ट नहीं होता है। जब ये सब मिल जाता है तो उसका रिजल्ट है कि रिजल्ट नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा सुधार, अभी आप बिगिनर्स हैं तो अभी से ये करना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी अंग्रेजी जरूर याद रखना। कोई जरूरी है कि वहां ये दो शब्द मिले, कोई तीसरा शब्द गूगल से भी आ जाएगा, तो हो सकता है सब पता हो बट मामला गड़बड़ हो जाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसकी इंग्लिश हम लोग बोलते चलेंगे, मैं नहीं भी बोलूँ, कई बार लिखने के क्रम में ऐसा होता है, तो आप मुझे बिल्कुल कहें कि अगर इसकी अंग्रेजी भी आप लिख दो, क्योंकि मुझे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, बट कई बार ऐसा होता है हिंदी की बैच है, फ्लो चल रहा है हिंदी में, तो नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये जो गैर संवैधानिक है इसके पुनः दो प्रकार है, गैर संवैधानिक के पुनः दो प्रकार है। पहला है कानूनी, और इसी को कहते हैं सांविधिक, कानूनी या सांविधिक। ये किसका प्रकार है? गैर संवैधानिक या संविधानिक का। इंग्लिश में इसी को कहते हैं लीगल या स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। अब आ जाए कि नीति आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक, असंवैधानिक, सांविधिक, और तो पहला रूप है इसका कानूनी या सांविधिक, और दूसरा है कार्यकारी, कार्यकारी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव।
कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव, मैं साइड में हट जाता हूं, अच्छे से थोड़ा सा एक बार देख लो इसको, बोर्ड को साइड इसलिए हट गया कि क्लियर आपको दिख पाए। संस्थाएं, सबसे पहला संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तीसरा गैर संवैधानिक या संविधानेतर या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दो प्रकार का है, कानूनी या सांविधिक, लीगल या स्टैट्यूटरी, और दूसरा एग्जीक्यूटिव। आइए एक एक शब्द का मतलब समझते हैं एग्जांपल के साथ कि कौन सी संस्था कहां पर रखी जाएगी ताकि भविष्य में जब कहीं ये लाइन मिले कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया, तो उसका मतलब क्या है, वो कहां लाया गया। सबसे पहले देखो संवैधानिक संस्था क्या होती है। संवैधानिक संस्था का मतलब कि जो संविधान से निकली है, जिसका संविधान में स्रोत है, वो संस्था जिसका संविधान में स्रोत है, उद्गम है, कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है। जैसे कुछ एग्जांपल लीजिए संवैधानिक संस्था का, यदि मैं कहूं भारत का वित्त आयोग, भारत का वित्त आयोग, अब फिर मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश शुरू किया भारत का वित्त आयोग, कोई टेंशन नहीं है, सब जितने कैलकुलेटर सब आगे आएंगे लेक्चर विस्तार से आएगा कि वित्त आयोग क्या होता है। ये पाया जाता है आर्टिकल 280। इसका मतलब भारत का वित्त आयोग कहां से निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, ये किसी संसद के कानून से नहीं बना है। अनुच्छेद 280 में भारत के वित्त आयोग का जिक्र है। इसी तरह दूसरा उदाहरण लो, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी यूपी में चुनाव होंगे, फिर देखेंगे ये संस्था बहुत चर्चित होगी। बंगाल में कोई संस्था की बैंड बज गई एक तरह से कह सकते हैं। जब मुख्यमंत्री ने याद करो पीछे जो बंगाल का चुनाव हुआ था, आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये सारे मुद्दे भी आगे पड़े। पढ़ने का मतलब ये कि केवल उसकी रचना नहीं लिखना है, ये चुनाव आयोग है, क्यों इसको बी टीम बोल रहा है, क्या इससे संबंधित विवाद है, बट एनीवे भारत का निर्वाचन आयोग ये है अनुच्छेद 324 में, आर्टिकल 324। इसका मतलब इसका स्रोत क्या है, संविधान। तो ऐसे ढेरों उदाहरण है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, अभी लिखना नहीं है, बस बता रहा हूं, आगे सब पढ़ना है हमें। अनुसूचित जनजाति आयोग 338A, पिछड़ा वर्ग आयोग 338B, ऐसे बहुत सारे। जीएसटी परिषद अभी नया बना है 279A। संवैधानिक संस्था की परिभाषा ये हुई कि वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित हैं, जिनका स्रोत संविधान में है, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी आर्टिकल आदि से निकलती है, वह संवैधानिक संस्था। एग्जांपल में आपने ये देखा, चुनाव आयोग, वित्त आयोग आदि। अब आते हैं असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक संस्थाएं वे हैं जो संविधान विरोधी, संविधान विरोधी। आप कहेंगे कि संविधान विरोधी चीजें देश में कैसे हो सकती हैं, जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन यस कह रहे हैं तो ये नो है, उसका उल्टा है, जो संविधान विरोधी है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हैं, ऐसी संस्थाओं को कहते हैं असंवैधानिक। ये सही है कि ऐसी संस्थाओं के अस्तित्व को संविधान मना करता है, संविधान कहता है कि नहीं होगा, बट भारत में सच्चाई है कि व्यवहार में ऐसी संस्थाएं फिर भी हैं। संविधान भले ही मना करता है लेकिन व्यवहार में है। जैसे कई संस्था का नाम आप सुनते हैं, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, असम की अलगाववादी संस्था। तो संविधान कहता नहीं हो सकता उल्फा, इसलिए उल्फा के लोग मिलेंगे तो अरेस्ट करेगा, जेल में डालेगा, जो भी करना करेगा, लेकिन फिर भी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उल्फा है, इस देश में घटनाएं होती हैं। इसी तरह नक्सलवादियों के संगठन, संविधान उसको मना करता है लेकिन हम सभी जानते हैं कि व्यवहार में है। सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक आतंकवादी संगठन, बबर खालसा। तो ऐसे संगठन नहीं होने चाहिए, फिर भी इस देश में है, तो इसलिए उनके लिए कौन सा वर्ड आएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमेशा ध्यान रखना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए अरेस्ट होगा, पकड़ाया जाएगा, जेल में डाला, या फिर सच्चाई है कि वो है। तो अब दो चीजें हमने जानी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक दूसरे के अपोजिट है। अब आता है कि फिर गैर संवैधानिक का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किसको कहते हैं, या असंवैधानिक से ये अलग कैसे। तो गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। दो चीजें, कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के अनुकूल है, मतलब उसके आदर्शों को ही पूरा करता है। उल्लेख नहीं है संविधान में, वही भी कॉन्स्टिट्यूशन संस्था के बारे में नहीं है, फिर भी माना जाता है कि यह संविधान के आदर्शों को ही पूरा करता है। इसका मतलब असंवैधानिक क्या है, जो संविधान के खिलाफ करा है, नक्सलवाद। और गैर संवैधानिक कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी वह संविधान के आदर्शों को पूरा करता है। जैसे एक एग्जांपल लो, नीति आयोग, नीति आयोग। अब फिर ये संस्था भी हमें पढ़नी जब केंद्र राज्य संबंध पढ़िए, यूनियन स्टेट रिलेशंस, संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, महापरिसंघ क्या होता है, वो सब भी सुझाएंगे, बट वो अपने टाइम पे आएगा ही नहीं। तो वहां इसको भी पढ़ेंगे, नीति आयोग। नीति आयोग को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे भारत के संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें नीति आयोग के बारे में कहा गया है, कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, पर फिर भी एक फैक्ट है कि नीति आयोग है। तो नीति, और ये भी है कि नीति आयोग देश विरोधी नहीं है, बल्कि इसको तो थिंक टैंक कहा जाता है। इसके लिए वर्ड आता है थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब भारत सरकार का समझ दिमाग है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भारत सरकार को सलाह देता है, विशेषज्ञ की सलाह, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सांसद बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं, कहीं पर भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं। चाय वाले, पान वाले, कुमचे वाले, मफलर वाले, जिसको मन है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कर रहा, कोई बुरा मत माना। अच्छा देखो, एक बात मैं पहले कह देता कि आगे जब क्लास चलेगी तो ऑनलाइन क्लास लेते लेते मैं भी पक चुका हूं, बोल चुका हूं, इसलिए आप बहुत खुश महसूस कर रहा है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा है कि ऑफलाइन क्लास होती है, थोड़ा सी मजाक भी चलता है और ना बोरियत हो जाती है। तो इसलिए ये मत समझना कि मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, विरोधी हूं, मैं मोदी जी का समर्थक हूं, मैं केजरीवाल का विरोधी हूं, मैं राहुल जी का तो कोई समर्थक हो ही नहीं सकता है। तो जो भी सबके बारे में बातें होंगी और वो एक हल्के फुल्के अंदाज में होंगी, तो कोई ऐसा किसी को टच कर जाए, यहाँ पे टच कर जाता है, इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इंटरनेट पे आप वीडियो भी देखते होंगे कि वो इंतकाम देखेगा, क्या क्या करेगा, तो किसका नतीजा यहाँ पे टच कर जाता है। कालिदास की स्टोरी बताऊंगा कि उनको भी टच कर दिया था, केवल लोगों को। तो क्या हुआ था, तो कहने का मतलब चाय वाले, पान वाले, कुमचे वाले, कोई भी उन पदों पर पहुंच सकते हैं, वही डेमोक्रेसी है। तो हो सकता है कि उनको शासन करना नहीं आता, उनको विज्ञान, तकनीक, इसरो का कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में यह बताता है, जब आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें एक से भारी विद्वान आदमी बैठा है, ये बताएगा कि क्या करना है। इसी प्रकार हर मंत्री का सचिव के रूप में सलाहकार होता है, प्रशासनिक अधिकारी, वो बताता है। तो कहने का मतलब नीति आयोग देश विरोधी नहीं है, बल्कि ये तो दिमाग है, थिंक टैंक है, लेकिन नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं। तो फिर नीति आयोग को हम कैसे संस्था कहेंगे, गैर संवैधानिक। अगर पुराना आपने यूपीएससी और पीसीएस का सवाल सॉल्व किया हो, 2015 में योजना आयोग खत्म हो गया, कब, 2015 में, वो सब आगे आएंगे तथ्य, और 2015 में उसकी जगह बन गया नीति आयोग। बट उससे पहले एक संस्था हुआ करती थी, योजना आयोग। उसके बारे में ये सवाल कई बार आया हुआ है, कई बार मैं कह रहा हूं, आप 20 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए पीटी का, कि योजना आयोग कैसी संस्था थी, और ऑप्शन में होता था संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, गैर संवैधानिक। जैसे नीति आयोग का उल्लेख नहीं है संविधान में, फिर भी एग्जिस्ट करता है, वैसे ही योजना आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था। इसी तरह मानव अधिकार आयोग,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इन सब संस्थाओं का कहीं जिक्र नहीं है संविधान में। हमें इनमें से प्रत्येक संस्था को आगे पढ़ना है, इसलिए अभी आप कोई जरूरत नहीं है कि लोग अभी केवल आप ये जो बताया जा रहा है ये समझिए। एग्जाम्पल, नीति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन आयोगों का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं, फिर भी ये देश में है और अच्छा ही काम कर रहा है, संविधान विरुद्ध नहीं है, तो ऐसी सारी संस्थाएं क्या कहलाएंगी? गैर संवैधानिक। तो अब देखो 3 शब्द हमें क्लियर हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? विद एग्जाम्पल हमने जाना, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि। असंवैधानिक तो बबर खालसा वो सब, और गैर संवैधानिक जो संविधान विरोधी तो नहीं है लेकिन जिसका संविधान में उल्लेख भी नहीं है, लेकिन वो संविधान के अनुकूल है, वो है गैर संवैधानिक। तो अब सवाल उठता है कि ये जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं ये कहां से आई थी? क्योंकि इसके बारे में तो कह सकते हैं कि संविधान से आया, आर्टिकल में उल्लेख है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो किसी ने भी बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो मनमानापन है। बट ये कहां से आया? नीति आयोग जैसी संस्था कहां से आ गई? राष्ट्रीय मानव अधिकार जैसी बड़ी संस्था कहां से आ गई? महिला आयोग जैसी बड़ी संस्था कहां से आ गई? और उसी को 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, यहीं से पता चलेगा कहां से आया। अब ये जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं निर्माण के आधार पर, कानूनी या सांविधिक। अब देखो कानूनी या सांविधिक की परिभाषा में लिखिए कि जिसका निर्माण, इसको लिख लो कानूनी या सांविधिक, जिसका निर्माण, कानूनी या सांविधिक, जिसका निर्माण विधायिका ऑब्लिक संसद, जिसका निर्माण विधायिका ऑब्लिक संसद के कानून से होता है, जिसका निर्माण विधायिका ऑब्लिक संसद के कानून से होता है, जिसका निर्माण विधायिका ऑब्लिक संसद के कानून से होता है उसको कानूनी या सांविधिक संस्था कहते हैं। जैसे कानूनी या सांविधिक संस्था का उदाहरण होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, शॉर्ट में कहते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आप कहेंगे कि ये कहां से आई संस्था? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करता है, लेकिन हमारी संसद ने 1993 में एक कानून पारित किया, वो कानून था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ह्यूमन राइट्स को कैसे बनाया जाए, फिर एक नया टर्म आ गया ह्यूमन राइट्स, ये भी आ गया। जितने टर्म्स आ रहे हैं सब कहीं ना कहीं लेक्चर में आएंगे, सबका मीनिंग आएगा। हमने जब कहा कि 0 से चलेंगे तो 0 से चलेंगे, तो पता होना चाहिए कि मानव अधिकार क्या होता है, अधिकारों से कैसे, और वो जब फंडामेंटल राइट टॉपिक आएगा वहां इन अधिकारों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक और मानव। तो यहाँ इतना जानो कि एक संस्था है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संविधान में वो नहीं, फिर वो कहां से निकला है? संसद के कानून से। इसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन संसद ने एक कानून पारित किया राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, उससे बना है। तो सांविधिक संस्था वह संस्था है जिसका निर्माण संसद के कानून से होता है, ऐसे लिख सकते हैं, जिसका निर्माण संसद के कानून से होता है। एग्जाम्पल समझ देखिए, ये हो गया सांविधिक। तो सांविधिक किसका हिस्सा है? गैर संवैधानिक। जो सांविधिक है वह गैर संवैधानिक नहीं है। अब आते हैं कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव, इसकी परिभाषा लिखो, कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव, जिसका निर्माण कार्यपालिका, और कार्यपालिका का मतलब है राष्ट्रपति, जिसका निर्माण कार्यपालिका ऑब्लिक राष्ट्रपति के आदेश से होता है, जिसका निर्माण राष्ट्रपति ऑब्लिक कार्यपालिका के आदेश से होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। बट कहने का मतलब कि संसद के कानून से यदि संस्था बनेगी तो वह कहलाएगी सांविधिक संस्था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति किसी संस्था की स्थापना कर देता है, और जब मंत्रिपरिषद के परामर्श से संस्था की स्थापना होती है तो उसको हम कहते हैं कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा नीति आयोग। जब आप नीति आयोग के ओरिजिन पर जाएंगे, ये कहां से आया? भारत के संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो नीति आयोग की बात करता है, संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं है, तो फिर कैसा गैर संवैधानिक? संवैधानिक है। गैर संवैधानिक में भी सांविधिक नहीं है, क्योंकि संसद का ऐसा कोई कानून नहीं है जो नीति आयोग की बात करता है। फिर कहां से आया? 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति ने, उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नीति आयोग का गठन किया। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कार्यकारी कहलाती है। तो अब आ जाते हैं फिर अपने विषय पर कि जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, जब हम राज व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें यह हिस्सा भी आता है। इसका मतलब राज व्यवस्था का मतलब है कि आप उन महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी पढ़ें जो संविधान से बाहर, प्लस जो संवैधानिक संस्था है, जैसे चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के व्यवहारिक हिस्से को भी पढ़ें। एक तरीका यह हो सकता है कि हम चुनाव आयोग के बारे में जान लें कि चुनाव आयोग का गठन 324 के तहत होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ऐसे वर्ष आयु है, जो भी है उनको ऐसे हटाया जाता है, ये वेतन है, ये 3 सदस्यीय आयोग होता है, उसके ये कार्य है। तो ये हिस्सा संविधान का, ये हिस्सा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छोड़ना है, हमारे सिलेबस में पॉलिटी है, तो हमें ये भी जानना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन सवाल आएगा कि वर्तमान समय में चुनाव आयोग के विवादित होने के पीछे क्या संवैधानिक अच्छा अप्रोच हमेशा कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमारा पेपर पॉलिटी का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से, व्यवहार से जोड़कर बताएंगे कि क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देना पड़ा, और अन्य मुख्यमंत्री भी आगे देंगे अगर चुनाव आयोग का आचरण इसी प्रकार का रहा। तो कहने का मतलब कि ये जो इशूज है संवैधानिक आयोगों के वो भी पढ़ने, और उसके अलावा इधर वाले भी पढ़ने। इसका मतलब नीति आयोग भी पढ़ना है, मानव अधिकार आयोग भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं केवल सिलेबस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 चीजों को मिक्स करके आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूं, वो है सिलेबस प्लस क्वेश्चन। और तैयारी तभी सटीक होगी जब आप सिलेबस प्लस क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आप केवल सिलेबस को लेकर पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, फील गुड भी हो जाएगा, रैंक बोल भी देगा काम में कि ऑल इज वेल। बट एग्जाम में ऑल इज वेल नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, सवाल आ गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पे, आपने 19+1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 8 सीमाएं वो सब पढ़ा, सवाल आ गया इंटरनेट मौलिक अधिकार। इसका मतलब इशूज पे सवाल, और जो सवालों का ट्रेंड बता रहा है कि 50-50 और कई बार 60 उधर चला जाता है। इस पे राज्य व्यवस्था पे, उस पे ज्यादा फोकस है, करंट से जोड़ना बहुत जरूरी। आर्टिकल 25 आप बढ़िया से पढ़ के जाएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता वो नहीं आएगा, उसको लिंक कर देगा सबरीमाला का मुद्दा। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता से उसका संबंध है। तो कहने का मतलब कि पॉलिटी में ये भी आता है। तो अब फिर आ जाओ, अभी तक हम लोग कौन सा विषय डिस्कस करें? संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। तो राज्य व्यवस्था में ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। इसके अलावा राज्य व्यवस्था में ये कारक भी आते हैं। इसका मतलब जाति की भूमिका क्या है, धर्म की भूमिका क्या है, क्षेत्र की भूमिका क्या है, पार्टी सिस्टम क्या है। बट ध्यान रखना कि ये कारक हमारे सेकंड पेपर में मेंशन नहीं है, सिलेबस में अलग अलग जगह पे बहुत ईमानदारी से बता दें। तो ये वाला हिस्सा हमारे वाले में नहीं है, पेपर 1 में अलग अलग जगह है, क्षेत्रवाद तो उधर टच होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा धर्म एक्सवाइजेड कहीं ना कहीं आएगा, बट ये सारे हिस्से तो हमारे हैं। बट फिर भी हमें किसी को बताना है तो हमें कहना है ये भी पॉलिटी। संविधान में कहीं भी जाति की भूमिका की बात नहीं की गई, बट भारत में बिना जाति के चुनाव हो ही नहीं सकता। संविधान में तो रिलीजन के आधार पर मुद्दे उठाने की मनाही है, लेकिन हमारे यहाँ शमशान और कब्रिस्तान,
मुहर्रम और सरस्वती पूजा, उन मुद्दों के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता। यूपी का चुनाव होने वाला है, देख लेना कौन कौन से नए मुद्दे उठेंगे, किसी को पता नहीं है, बट ऐसे ऐसे मुद्दे उठेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। संविधान बना ही करता है, फिर भी ये भारत में एग्जिस्ट करता है, तो वो भी पॉलिटी के तहत है। तो ये हमने सबसे पहली चीज आज समझी कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। अगर उसको संक्षेप में कहें तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। और जब संविधान का अनुप्रयोग करते हैं, व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं वे राज्य व्यवस्था है, और राज्य व्यवस्था के तत्व ये है। तो यहां तक मैं समझता हूं कि क्लियर हो रहा है। ये चीज तैयारी में हमें बहुत मदद करी। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दो तीन बेसिक चीजें मुझे आपके साथ जरूर डिस्कस करनी है, क्योंकि उसके बिना आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एबीसीडी नहीं होगा और 19 बोलते रह जाएंगे, और जब इंटरव्यू 19 बोल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो सही नहीं है। तो अब आइए एक चीज हमने जाना, संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। तो फिर भी हमने देखा कि राज्य व्यवस्था के केंद्र में भी तो संविधान ही है, उसी पर आधारित होती है राज्य व्यवस्था। तो थोड़ा सा संविधान के बारे में जानते हैं। जब हम संविधान के बारे में कहते हैं कि भाग, जैसे मान लो कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत के संविधान के भाग 3 में क्या है, बताओ क्या है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर मैं ये पूछ दूं आपसे कि भाई ये तो किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे संविधान है, इसमें लिखा और हर किताब में लिखा हुआ है, ये बताओ कि संविधान में भाग का मतलब क्या है? व्हाट इज पार्ट? पार्ट कहते हैं इसको। इसका मतलब ये बेसिकली समझना चाहिए कि पार्ट क्या है। जब हम कहते हैं नवीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, याद करो पीटी में लगातार इस पर 3 बार सवाल आया है। 9th शेड्यूल बहुत विवादित है। अभी जितना पटेल आरक्षण का जो विवाद चला था, जाट आरक्षण, सब इसे कहीं के लिए होता है। वो जो आपका अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम था, उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी। तमिलनाडु में 69% आरक्षण, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इंदिरा साहनी केस में कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, उसका संबंध भी इससे। इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज है नवीं अनुसूची। यदि मैं आपसे पूछूं कि नवीं अनुसूची में क्या है, तो आप कह देंगे भूमि सुधार की कानून, जो भी है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि चलो नवीं अनुसूची तो समझ ही लेंगे, अनुसूची किसको कहते हैं, व्हाट इज इट, तो ये भी हमें जानना चाहिए। तो आइए एक चार्ट बनाते हैं, उसके द्वारा इन बेसिक शब्दों को समझते हैं कि जब हम कहते हैं संविधान का भाग 3 अध्याय, भाग 5 का अध्याय 1, तो भाग का मतलब क्या है, अध्याय का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं आर्टिकल, तो उसका मतलब क्या है, वो क्यों बनाया गया। जब हम कहते हैं खंड या क्लॉज, सब क्लॉज क्या है, अनुसूची, जो भी इस तरह के शब्द हैं। तो एक हेडिंग दे सकते हैं संविधान का निर्वचन। निर्वचन का मतलब इंटरप्रिटेशन, व्याख्या भी आप उसको कह सकते हैं, सरल शब्द व्याख्या है, बट बढ़िया शब्द निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। संविधान का निर्वचन पब्लिक व्याख्या, संविधान का निर्वचन पब्लिक व्याख्या, इसको कह सकते हैं संविधान का वर्णन। तो आइए इसके माध्यम से समझते हैं कि क्या है ये सब शब्द। सबसे पहले संविधान है, इसको हमने जान लिया कि उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन, तो जिसके आधार पर इकोनॉमी चले, राजनीति चले, प्रशासन चले, वो संविधान। अब ये जो संविधान है ये भाग में बटा हुआ है। संविधान का सबसे पहला वर्गीकरण क्या है, पार्ट। भारत के संविधान की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपको साथ साथ लिखते भी चलना है। अभी देखो यहां से पीटी के 2-3 बड़े शानदार सवाल निकलेंगे, और ऐसे सवाल निकलेंगे जो एकदम कॉमन सेंस के सवाल है, और ये बेसिक नहीं जानने के कारण, अगर नहीं जानने के कारण वो सवाल छूट जाता है। संविधान सबसे पहले भाग में बटा। थोड़ा सा समझते हैं कि संविधान निर्माता ने ऐसा क्यों किया था। संविधान निर्माता की बात आगे तो पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा। संविधान भाग में बटा है, तो किसी भी देश में जब संविधान बनता है, जैसे भारत में, तो संविधान निर्माता ये पूरा प्रयास करते हैं कि संविधान बहुत ही व्यवस्थित हो, वेल सिस्टमैटिक हो, किसी प्रकार की अस्पष्टता ना हो, सब कुछ एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और तुरंत पता चल जाए कि कहां क्या मतलब व्यवस्थित हो, सिस्टमैटिक हो। ये प्रत्येक संविधान निर्माता चाहता है, भारत की संविधान सभा भी चाहती थी कि व्यवस्थित हो। और इसीलिए उन्होंने ये देखा कि भारत के संविधान में या किसी भी देश के संविधान में सार्वजनिक जीवन से संबंधित तमाम मुद्दे शामिल हैं। तो इसमें राजनीतिक मुद्दे भी हैं, इसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं। भारत के संविधान में भी देखो तो मौलिक अधिकार भी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, संसद भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, केंद्र राज्य संबंध भी है, नागरिकता भी है, मतलब तमाम तरह के प्रावधान हैं। संविधान निर्माता ये चाहते थे कि संविधान व्यवस्थित हो, और इसीलिए उन्होंने एक प्रकार के प्रावधान को एक जगह संकलित किया। इसका मतलब एक तरह के जो प्रावधान थे उसको एक जगह एकत्रित किया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मौलिक अधिकार, तो एक स्थिति यह हो सकती थी कि वो बेतरतीब बना देते, पहले पेज पे पहला मौलिक अधिकार, फिर पेज नंबर 10 पे दूसरा मौलिक अधिकार, पेज नंबर 40 पे तीसरा मौलिक अधिकार, पेज नंबर 80 पे चौथा। तो अगर मुझे फंडामेंटल राइट पढ़ना हो तो मैं एक पेज पर लग रहा हूं, बहुत ही अव्यवस्थित होता। उन्होंने क्या किया, एक प्रकार की चीजों को एक जगह संकलित कर दिया, सारे मौलिक अधिकार एक जगह एकत्रित कर दिए और उसको बना दिया भाग, वो हो गया भाग 3। नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान एक जगह एकत्रित कर दिए, उसको बना दिया भाग 2। संघ का शासन, संघ का मतलब भारत सरकार, केंद्र, संघ के शासन से संबंधित प्रावधान एक जगह संकलित कर दिए और उसको नाम दे दिया संघ का शासन, भाग 5। राज्य से संबंधित सारे प्रावधान एक जगह कलेक्ट कर दिए, भाग 6। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 और 12 में कर दिया। इसका मतलब एक प्रकार की चीजों को उन्होंने एक जगह संकलित किया, कलेक्ट किया और उसका नाम पड़ा भाग। तो सबसे पहली बात कि संविधान किसमें बटा हुआ है, भाग में। अब कितने भाग है वो सब फैक्ट आगे आएगा। वर्तमान में 25 भाग हैं, 22 थे, फिर 26 में, बट वो सब फैक्ट बाद में, अभी कॉन्सेप्ट में मेरा मुख्य है। तो कितने भाग कैसे, वो सब पढ़ेंगे, कौन भाग कब घटा कब बढ़ा, लेटेस्ट स्थिति क्या, बट इतना जानो कि संविधान का पहला वर्गीकरण भाग है। तो संविधान में उन्होंने 22 भाग बनाए जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर उन्होंने पाया कि कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत लंबे हो गए और जिसमें एक प्रकार का प्रावधान होते हुए काफी डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे उन्होंने बनाया भाग 5, और भाग 5 का हेडिंग उन्होंने दिया संघ का शासन। संघ का शासन मतलब केंद्र सरकार, भारत सरकार, तो एक प्रकार की इकाई मानी गई संघ भारत सरकार। तो भाग 5 बना संघ का शासन, लेकिन संघ का शासन अपने आप में बहुत व्यापक है क्योंकि भारत सरकार में राष्ट्रपति भी शामिल है, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इसमें मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग संस्थाएं होती हैं। वो सब पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, बिल्कुल शीशे की तरह आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो मुझे बताना उस दिन जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि आपने बोला था, तो यकीन मानिए होगा। जो भी जटिल चीज है वो भी सरल से सरल स्तर पे, राष्ट्रपति के चुनाव की एकल संक्रमणीय पद्धति। तो ऐसा नहीं कि मैं अपना बड़बोलापन बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं 16 ईयर्स का, कि अभी तक ऐसा छात्र बिरले ही मिला हो या मुझे तो नहीं मिला जिसने कहा कि मेरे समझाने के बाद उसको समझ में नहीं आया। मैं उसको पढ़ाने से पहले हमेशा ये कहता हूं कि ऐसे समझना है, इतनी स्पष्टता से समझना है कि अगर चुनाव में कभी संकट आ जाए, आपको फोन आए कि समान एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या आपने पढ़ रखी है, क्या आप उसको चुनाव करवा सकते हैं, तो आप ये मोदी जी चाय बनवा कर रखो, गोली करवा कर रखो, हम आगे चुनाव करवा देंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान करो, तो समय पे वो सब चीजें आएंगी, अभी नहीं, अभी तो पहली क्लास है। तो कहने का मतलब इसमें संघ का शासन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो एक होते हुए अनेक है, और इसीलिए जो भाग बहुत बड़े हैं, ध्यान रखना जो बड़े भाग हैं, उस भाग को उन्होंने अध्यायों में बांट दिया। जैसे
उन्होंने बनाया भाग 5 संघ का शासन, अध्याय 1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो एकदम क्लासिफाई कर दिया। अध्याय 2 संसद, अध्याय 3 फला, अध्याय 4 फला। तो जो बड़े भाग हैं उसको पुनः उन्होंने वर्गीकरण किया और वो बन गया अध्याय। ये ध्यान रखना कि हर भाग में अध्याय नहीं है, जो छोटे भाग है उसमें कोई चैप्टर नहीं, भाग 1 में कोई अध्याय नहीं, सारे भाग में आगे पढ़ने, भाग 2 में कोई अध्याय नहीं है नागरिकता में, भाग 3 में कोई अध्याय नहीं है, भाग 5 में कई अध्याय है, भाग 6 में कई अध्याय है, भाग 11 में 2 अध्याय है, भाग 12 में कई अध्याय है। तो कुछ भागों में अध्याय है, कुछ भागों में नहीं, बड़े भागों में अध्याय है। तो अब हमने क्या जान लिया कि भाग है और भाग के भीतर आ गया अध्याय। तो दो शब्द हमने जान लिया, भाग और उसके अंदर होता है अध्याय। यद्यपि हर भाग में अध्याय होना जरूरी नहीं है, इंग्लिश में याद रखना है चैप्टर। ये क्रम भी पूछ सकता है कभी, अगर कोई बहुत बेसिक पूछने वाला क्वेश्चन सेट होगा तो कौन किसके अंदर है। किताबों में अध्याय के अंदर भाग होता है, लेकिन संविधान में भाग के अंदर अध्याय है, पाठ के भीतर चैप्टर है। अब देखो अध्याय के बाद आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद या आर्टिकल। अध्याय के बाद आता है अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल। इसका मतलब जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने पाया कि भाग एक प्रकार की चीजें संकलित की, जो बड़े भाग थे उसको अध्याय में बांट दिया। लेकिन उन्होंने पाया कि अध्याय से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक भाग के भीतर अध्याय है, अध्याय में एक टॉपिक है, बट उस टॉपिक के भीतर फिर सब टॉपिक है। जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि मान लो मैं बात करूं भाग 5, तो संविधान निर्माता ने बनाया भाग 5, उसका हेडिंग दिया संघ का शासन। अब उसके अधीन उन्होंने कई अध्याय बनाए, तो उसमें बनाया अध्याय 1 और इसके भीतर रखा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू दोनों को रख दिया। कोविंद साहब टैक्स से बहुत पीड़ित हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या भारत के राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है, वो क्या मुद्दा था। भारत के राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है, फिर झिंझक स्टेशन पर क्यों का आगे आएगा तो चर्चा करूंगा। बट एक टैक्स पीड़ित राष्ट्रपति इस देश में आ गया जिसका नाम है कोविंद साहब, जबकि उनको कोई टैक्स नहीं देना है। देखो राष्ट्रपति के वेतन के बारे में क्या लिखा है, वो करंट का मुद्दा, बस 1 मिनट में जान लो ताकि डाउट्स हो किसी को, तो उसको आप ऑथेंटिकली क्लियर करें कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के वेतन में क्या लिखा है। कोई स्पष्ट नहीं लिखा है कितना वेतन मिलेगा, उसमें लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को वही वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा, कोविंद साहब को वेतन मिलेगा, लेकिन वो वेतन कितना होगा ये संविधान में नहीं लिखा है, वो वेतन संसद तय करेगी। तो पार्लियामेंट को ये ड्यूटी दी। पार्लियामेंट ने 1951 में कानून बनाया, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेतन अधिनियम, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते सबका जिक्र है। उस कानून में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होगा, उसमें साफ लिखा है कि राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इसीलिए अभी तक राष्ट्रपतियों का वेतन टैक्स फ्री रहा है। रामनाथ कोविंद का वेतन भी टैक्स फ्री है। तो आप कहेंगे कि फिर ऐसा क्या हुआ था। रामनाथ कोविंद बहुत दिनों के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने रेल से यात्रा की। आपको पता है कि कानपुर देहात से आते हैं, और उधर झिंझक नाम का एक रेलवे स्टेशन है, नाम भी बहुत खतरनाक है झिंझक। अगर आप कभी गए होंगे उस रूट पे, तो कानपुर से पहले ही मैं समझता हूँ दिल्ली और कानपुर के बीच में एक छोटा सा स्टेशन आता है झिंझक। ये कोविंद विवाद के बाद में उधर से गुजरा तो उस स्टेशन को है छोटा सा स्टेशन। और झिंझक स्टेशन के बारे में मुझे तो लगा कि पता नहीं भूत प्रेत का चक्कर है, क्योंकि वहाँ ऐसा क्यों हो जाता है। थोड़े समय के बाद एक खबर मैंने पढ़ी थी, वो भी अखबार में पढ़ी थी, क्योंकि झिंझक नाम देखा तो कोविंद साहब याद आ गए कि इसी स्टेशन पे उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए और शिक्षकों से ईर्ष्या जताई थी। अगर आपने कोविंद साहब को बयान देखा होगा तो उन्होंने कहा कि सब लोग शिक्षक, उन्होंने कहा कि जैसे देखो शिक्षक हैं बहुत परेशान रहते हैं कि उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता है, शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है, वो परेशान रहते हैं कि टैक्स कट जाता है, तो मेरे वेतन से भी टैक्स कट जाता है। और उन्होंने क्या बताया 5 लाख का वेतन है राष्ट्रपति का, कि मेरा 3.25 लाख रुपये टैक्स कट जाता है। मतलब 55% तो अंबानी का भी टैक्स नहीं करता भाई। इस देश में 55% इनकम टैक्स है ही नहीं, जो हाईएस्ट इनकम टैक्स है वो 30% है। तो पता नहीं कोविंद साहब को झिंझक में तो वो सरासर गलत बयान था। बाद में हमने देखा कि तमाम सवाल उठे प्रेस में, मीडिया में, राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति की ओर से उसके बाद मौन धारण कर दिया गया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो मान लिया कि या तो उनकी जबान फिसल गई या जो भी रहा रीजंस कि पता नहीं क्यों बोल गया ऐसा, पर कुछ बोला। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद कुछ चक्कर ना हो, क्योंकि उसके बाद एक खबर मैंने सुना कि झिंझक स्टेशन पे एक दिन खबर आई कि 12 घंटे सारी ट्रेनें रुकी थी उस रूट पे, सारी वीआईपी ट्रेनें जितनी उधर से कोलकाता राजधानी, पटना राजधानी, सब उधर से गुजरती, भुवनेश्वर राजधानी। हमने खबर क्यों 13-14 घंटे रुकी, तो उसमें खबर आया कि ट्रेन कोई जा रही थी, कौन सा महाबोधि एक्सप्रेस है किसी का नाम था, और बीच में एक सहारा गया और वो टकरा गया ट्रेन से, और ट्रेन से टकरा गया तो 6 फीट ऊंचा उछल गया। ये हिंदी के अखबार में लिखा हुआ, सही में लिखा हुआ कि 6 फीट ऊंचा, कितना इससे बड़ा रेलवे इंजन कितना पावरफुल होता है, वो 6 फीट ऊंचा उछल गया। और वहां कोई एक तार होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सप्लाई होता है, वो तार टूट गया। ये घटना भी कहां पे हुई थी, झिंझक। तो उसी से मेरे मन में आया कि जरूर झिंझक में कुछ आजकल चल रहा है। तो इसीलिए रामनाथ कोविंद का जो बयान था, इसका कारण आज तक किसी को नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, या तो नासमझी में दिया या जिस भी रूप में दिया, मतलब क्योंकि बाद में किसी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया, चलो ठीक है। तो बट अगर एग्जाम में सवाल है कि राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है, तो आपको निर्णायक तौर पर कहना है यस, राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है। कहां लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेतन अधिनियम 1951 में लिखा है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन तय करने का अधिकार संसद को है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ अच्छा, राष्ट्रपति से मैं वहां चला गया, गोविंद साहब याद आ गए मुझे। भाग 5, अब आ जाओ हम लोग आर्टिकल पे कि आर्टिकल क्या होता है। भाग 5 संघ का शासन है, उसमें पहला अध्याय है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति कहने को एक टॉपिक है, लेकिन इस राष्ट्रपति के भीतर कई सब टॉपिक्स हैं, जैसे राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो राष्ट्रपति टॉपिक एक होते हुए कितना व्यापक है, और इसीलिए संविधान निर्माता ने अध्याय के भीतर अनुच्छेद बनाए, आर्टिकल्स बनाए, जिसके तहत वो कहेंगे कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमता। ये सब लिखो, सब आगे आएगा। राष्ट्रपति में एक चीज हम लोग विस्तार से, जितना मैंने बोला सब विस्तार से पढ़े, जस्ट अभी बेसिक समझा, क्योंकि जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं वो एक एक चीज आर्टिकल वाइज और सब चीज डिस्कस होगा कि समाधान के रूप क्या है, उससे संबंधित मुद्दा क्या है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अध्यादेश, वो सब आएगा। अभी मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं कि राष्ट्रपति बहुत व्यापक है, और इसीलिए उसकी एक एक चीज को उन्होंने डिनोट करने के लिए आर्टिकल बनाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाग हो गया, संविधान हो गया, वो किसमें बटा, भाग में, भाग किसमें बटा, अध्याय में, और अध्याय किसमें बटा, अनुच्छेद में। अब ध्यान रखना कि कुछ भाग ऐसे हैं जो डायरेक्ट अनुच्छेद में खुलते हैं, क्योंकि उसमें अध्याय नहीं है, जैसे भाग 3। अब जैसे ये संविधान है तो थोड़ा सा देखोगे, ओरिजिनल देखने से बहुत अच्छा रहता है, नजदीक वालों को ये दिख जाएगा। कोई भी एक एग्जांपल मैं ले लूं,
जैसे देखो, अगर सामने वालों को दिख रहा हो भाग 1 संघर्ष करा दीजिए, सीधे आर्टिकल 1 2 हो गया, शुरू 1 हो गया, फिर अगले पेज पे 2 हो गया, कई अध्याय नहीं लिखा है। बट अगर आप आएंगे भाग 5 पे, और ओरिजिनल देखना चाहिए कि हमारा संविधान कैसे बनाया गया है। हमेशा जानना कि ओरिजिनल एक कॉपी तो रखना ही चाहिए, इससे हमें ऑथेंटिसिटी रहती है। अब देखो यहाँ पे भाग 5 संघ अध्याय 1 लिखा हुआ है, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, फिर आर्टिकल होता है 52-53-54। इसका मतलब कुछ भाग ऐसे हैं जो सीधे अनुच्छेद में खुले, जैसे भाग 3 भाग 2, और कुछ भाग ऐसे हैं जैसे भाग 5 जो पहले अध्याय में खुले और फिर वो किसमें खुलेंगे, अनुच्छेद में। तो यहाँ तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो भाग में बटा है और भाग अध्याय में बटा है, अध्याय अनुच्छेद में बटा है। अब अनुच्छेद के बाद आता है खंड, इंग्लिश याद रखना क्लॉज। अनुच्छेद बटा हुआ है क्लॉज में, खंड में। आर्टिकल बट गया है क्लॉज में, अनुच्छेद बचा है खंड में। इसका मतलब कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, कुछ क्या, ज्यादातर आर्टिकल ऐसे हैं जो छोटे हैं, जैसे आर्टिकल 17 केवल एक ही लाइन है कि अस्पृश्यता का निषेध किया जाता है और अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगी, तो इसमें कोई क्लॉज नहीं। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो लंबे हैं और एक ही आर्टिकल में कई कई चीजें कही गई, तो आर्टिकल को फर्दर उन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया, क्लॉज में। जैसे एक एग्जांपल लो कि आर्टिकल क्लॉज में डिवाइड है, जैसे हमारे संविधान, अभी संविधान का ओरिजिनल उदाहरण ले रहा हूं, ऐसे आपको मिलेगा। इस संविधान खोल के दिखा सकता हूं, बट भरोसा कीजिए कि सही है, आप देख सकते हैं बाद में ऐसे मिलेगा और उसके बाद ऐसे मिलेगा। ये मैं ओरिजिनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने संविधान की बात कर रहा हूं, अभी भी ये स्थिति 39A ब्रैकेट में, B ब्रैकेट में, C ब्रैकेट में, D F, और यहाँ देखो बिना ब्रैकेट के ये कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। इसका मतलब कि यही पता है कि हमारा बेसिक्स क्लियर है कि हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ठीक है, रिटर्न में तो हम कर रहे हैं, पर जब हम इंटरव्यू देने आते हैं तो वहाँ चोंच खोलनी पड़ेगी, और चोंच खुले तो काम ना निकले, उसको चुभ ना जाए किसी अच्छे प्रोफेसर को, क्योंकि वहाँ पर मेंबर के साथ वो सब होते हैं जो इसी में जीते हैं, जिनके नसों में पॉलिटी और संविधान रहता है। तो एक एक बेसिक चीज, तो कोई 39, अब देखो कि ये और ये, मैं दो की बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, आप कैसे उच्चारण करेंगे, और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिखा हुआ है, ये जो किताब है सामने, इसको कैसे उच्चारण करोगे, इसको कैसे करोगे। 39 क्लॉज, एक चीज जानना है, जनरली क्या होता है, इसको भी 39 बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते थे, जबकि उससे बचना है, छोटी चीजें बड़ा अंतर पैदा करती हैं। और तो ये भी ब्रैकेट में ही है, एग्जैक्ट यही संविधान में है, और ये बिना ब्रैकेट का है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 39 ब्रैकेट में है, 39 बिना ब्रैकेट नहीं। अगर कोई चीज ब्रैकेट में है तो ध्यान रखना कि वह एक स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं। अगर कोई चीज ब्रैकेट में है तो वह एक स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं है, वह एक अनुच्छेद का हिस्सा, वह खंड है, वो क्लॉज है। इसका मतलब ये जो A B C D E F ये सारे 39 के हिस्से, और इसमें इसका उच्चारण होगा 39 क्लॉज A, 39 क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज D, क्लॉज E, क्लॉज F, और इसका उच्चारण क्या होगा 39A, इसको 39A कहेंगे। तो अगर हम 39A कहते हैं तो इसका मतलब हम एक स्वतंत्र अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, और अगर हम 39 क्लॉज A कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक स्वतंत्र अनुच्छेद की बात नहीं कर रहे, हम एक अनुच्छेद के हिस्से की बात कर रहे हैं, हम एक खंड या हम एक क्लॉज की बात कर रहे हैं। पीटी में देखिए कैसे यहाँ से सवाल आया है, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में ये सवाल कई बार आता है और आया हुआ है। मैं आपको सवाल देता हूँ, जब आप संविधान पढ़ोगे तो ये वाला जो है, इसमें संविधान में लिखा हुआ है कि रोजी रोटी के पर्याप्त साधन, रोजगार नहीं, रोजी रोटी, लाइवलीहुड, रोजी रोटी के पर्याप्त साधन। तो कह रहे हैं कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि नागरिकों को रोजी रोटी के पर्याप्त साधन देगा, मतलब एक निर्देश दिया गया है कि सभी नागरिकों को रोजी रोटी उपलब्ध होगी, ऐसा प्रयास करेगा। ये किसमें है, 39 क्लॉज है। और 39A में अलग चीज है, इसमें है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। ये सब आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। अब देखिए कि ये 39 क्लॉज अलग है, 39A अलग है। जनरली क्या होता है, अभी तक क्या होता था, थोड़ा सा सोचना रहा, जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, कि आप इसको भी 39A बोलते हैं, क्या बोलते थे, आपसे नहीं बोलना, और आप इसको भी 39A बोलते थे, दोनों को आप 39A बोलते थे, और दोनों आपने पढ़ रखा है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है, यदि प्रश्न आ गया कि रोजी रोटी के पर्याप्त साधन का उल्लेख है, रोजी रोटी के पर्याप्त साधन का उल्लेख है, मानो पीटी में यह प्रश्न आया, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए पीटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी काट मान लीजिए, क्योंकि रिजल्ट पे तमाम आयामों से जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा शिक्षक भी सोचते हैं, एनालाइज भी करते हैं, वो बोले ना बोले, और हर लेवल पे अपनी गलती को भी लोग स्वीकारते हैं, आपकी गलती की भी, और व्यवस्था सब चीज। तो एक बड़ी समस्या प्रीलिम्स में, पहला दरवाजा पार करोगे तभी तो दूसरे दरवाजे में जाओगे। अभिमन्यु की तरह अगर आपको चक्रव्यूह के भीतर तक जाना है और वापस भी आना है तो पहला दरवाजा क्रॉस करके तब दूसरे में जाना है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि पहले दरवाजे में भी हमारी एंट्री बहुत खत्म हो जाती है। रोजी रोटी के पर्याप्त, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी कभी लाइटली मत लो, मेंस तो है क्योंकि रैंकिंग तो मेंस से बनी, बट मेंस तभी तो देगा जब प्री क्लियर होगा। रोजी रोटी के पर्याप्त साधन का उल्लेख है और 4 ऑप्शन में देता हूँ। जानबूझकर आयोग अपने उत्तर में इसको ऊपर रखता है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, मानव मनोविज्ञान है कि हमने दोनों को 39 पढ़ा है, तो 39 देखते ही हम मुलाकात करते हैं 40, 41 और लास्ट में देखा 39 क्लॉज। हम शुरू से क्या बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं 39A। हमने इस पर को कभी जाना नहीं कि 39A दो है हमारे संविधान में, एक 39 क्लॉज है और दूसरा 39 है, तो संविधान में कोई दिक्कत नहीं, वो वेल सिस्टमैटिक है। हमारी समझ सिस्टमैटिक नहीं है। ऐसी स्थिति में जनरली क्या होगा कि, और ये देखो कि एक ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज को हम 10 बार पढ़ लेते हैं वो चीज यदि एग्जाम में आ जाती है तो दूसरा ऑप्शन शायद देखकर भी अनदेखा हो जाता है, क्योंकि हमने इतनी बार उसको पढ़ लिया कि कॉन्फिडेंट होते हैं, हम तुरंत मुलाकात करते हैं और ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये। अब इसको वही गिने चुने लोग सही करेंगे जिसने ये बेसिक डिफरेंस समझ लिया, और ऐसे कई जगह आपको मिलेंगे, मैंने एक उदाहरण दिया कि 39A और 39 क्लॉज A का डिफरेंस जानेंगे, तब वो कहेंगे यार ये तो 39 क्लॉज A पूछ रहा है, 39 क्लॉज A को ढूंढो, ब्रैकेट वाला ढूंढो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज ब्रैकेट में है वो स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं है, वह आर्टिकल का हिस्सा है, वो क्लॉज है, और जो ब्रैकेट में नहीं है वो एक स्वतंत्र अनुच्छेद है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे भी आपको मिलेगा, या एक दूसरा उदाहरण, क्योंकि 19 अभी दूसरी जगह दूंगा, ऐसे भी आपको मिलेगा। तो ये मत समझना कि केवल अल्फाबेट ही होता है, ब्रैकेट में न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो भी क्लॉज है। तो इसका उच्चारण क्या होगा, 74 क्लॉज 1, और इसका उच्चारण होगा 39 क्लॉज A। तो दोनों का प्रयोग किया गया है। कई जगह उन्होंने डिजिट में लिख दिया है 1 2 3 4, जहां पर बिल्कुल पिन पॉइंटेड करना है, नंबरिंग जैसी चीज है तो वहां डिजिट में लिख दिया है, और जहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है वहां उन्होंने अल्फाबेट लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, यहां पर अल्फाबेट है, यहां पे न्यूमेरिकल है।
बट ब्रैकेट में होगा, ये जरूरी है। कैपिटल और स्मॉल मायने नहीं रखता, ये भी ध्यान रखना। कई जगह ब्रैकेट में भी आपको कैपिटल मिलेगा। सबसे बड़ी पहचान क्या है ब्रैकेट में? तो जो चीज ब्रैकेट में है वो क्लॉज है, आर्टिकल का हिस्सा है, और जो ब्रैकेट में नहीं है वो स्वतंत्र अनुच्छेद है। और जो ब्रैकेट में है उसका प्रोनाउंसिएशन क्लॉज होगा, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा आर्टिकल। तो 39A और 39 क्लॉज का आपने डिफरेंस समझा। अब यहां तक हमने समझ लिया कि संविधान है, उसमें भाग है, उसमें अध्याय है, उसमें अनुच्छेद है, उसमें खंड है, पार्ट है, चैप्टर है, आर्टिकल है, क्लॉज है। अब जैसे ये डिफरेंस हमने समझ लिया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ये बताओ कि भारत के संविधान में अभी कितने अनुच्छेद हैं? एग्जैक्ट नहीं बताना, लमसम भी बताइए। अभी की बात करें वर्तमान में कितना? 465 या 400 प्लस जो भी कहें, 470 है अभी। तो चलो मैं लमसम पूछ रहा हूं, ये बदलते रहता है। तो ये बात सही है, मैंने मान लिया, सारी उत्तर अपनी जगह सही है कि 465, तो लमसम वही हो गया, क्योंकि ये संख्या एक अमेंडमेंट होता है तो कोई जुड़ जाता है, घट जाता है। तो एक ये तो फैक्ट हो गया कि 470 आर्टिकल है, ये डाटा बदल भी जाएगा, जब नया अमेंडमेंट होगा तो बदल जाएगा। चाहे 465 भी, 400 प्लस भी, जो भी एक लमसम ये है, ये अपनी जगह सही है। तो मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने गए, और जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपसे बोर्ड ने पूछा कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं लगभग बताओ। तो आपने बता दिया 470 या 465 लगभग। तो बोर्ड ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर हमने पढ़ा है, और मान लो कि जाने से पहले भी कई लोग पढ़ते रहते हैं। इसके कभी आप यूपीएससी में जाइए, इंटरव्यू अगर आपने दिया होगा या अगर कोई देने वाला मित्र मिला होगा तो वेटिंग लॉन्च होता है, उसमें राउंड चेयर बनी हुई होती है, 5-6 कैंडिडेट एक पे बैठते हैं और जिसका कॉल आता है वो जाता है। तो कई लोग वहां भी पढ़ते हैं, तो टेंशन दे देते हैं दूसरे को। तो अपने टाइम की बात बता रहे हैं कि ऐसे में टेंशन हो जाता है देखकर कि यार वो अभी भी पढ़ रहा है, बट बाद में समझ में आता है कि वो मूर्ख है। अब इंटरव्यू देने जाना है, अब क्या पढ़ना है? इंटरव्यू नॉलेज का थोड़ी, बट कई लोग पढ़ते रहते हैं। तो मान लो कि पढ़ रहे हैं, ये फैक्ट संयोग से पढ़ा कि 470 आर्टिकल है, उसी समय आया बुलाने के लिए, प्यून आता है, चपरासी आता है कि चलिए आपका नंबर आ गया, पहले से ही पता होता है इसके बाद। तो आप गए और जाते ही पहला सवाल आपसे पूछ दिया गया कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आपका दिमाग हो गया, क्वेश्चन लड़ गया। अभी पढ़ा था, क्वेश्चन डायरेक्ट लग गया, आपने खुशी में कह दिया कि 470। उन्होंने कहा कि 470, वो क्या कि नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये निकाल दिया, इसको प्रामाणिक मानना पड़ेगा। इसको जब खोलोगे तो इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 1 से, और देखो मैं दिखाता हूं इसका आखिरी आर्टिकल। मैं ओरिजिनल से इसलिए बात कर रहा हूं कि किसी को डाउट ना रहे। अब देखिए इसका आखिरी आर्टिकल यहां दिख रहा है आपको, 395 है आखिरी, यहां पे 395। इसके बाद के पेज आर्टिकल नहीं है, इसके बाद देखो शुरू हो जाता है पहली अनुसूची, फर्स्ट सेक्रेटरी हिंदी इंग्लिश। इसका मतलब ये तो एक फैक्ट आपको दिखा देगा यहां दूर है, बट वहां तो आप नजदीक होंगे, आपके सामने रखेगा कि भाई देखो आखिरी आर्टिकल क्या है। तो अब आपने देखा कि आखिरी आर्टिकल लिखा है 395। अब सोचो एक दुविधा हो गई कि पहला आर्टिकल 1, आखिरी आर्टिकल 395, तो 470 आर्टिकल कैसे हुआ? आपसे कहेगा कि आपने गलत पढ़ा है, आपके पूरे कॉन्फिडेंस को गिराएगा। अब आप दुविधा में कि किताब में ये पढ़ा, सर ने ये बताया, तो सर ने पढ़ाया सिखाया नहीं पढ़ा था। पढ़ने के साथ मैं हमेशा क्या कहता हूं, प्रतिदिन ऑनलाइन की भी कक्षा देता हूं, तो ये कहता हूं कि पढ़ो नहीं सीखो, लर्न करो, उसके पीछे क्यों को जानो, उसके प्रभाव को जानो, बाकी तो किताबों में सब लिखा हुआ है। तो अब ये यक्ष प्रश्न है कि नहीं? युधिष्ठिर से यक्ष ने जो प्रश्न पूछा था कुछ उसी तरह का प्रश्न है कि नहीं, कि पहला आर्टिकल 1, आखिरी आर्टिकल 395, तो 470 आर्टिकल कैसे? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सही है आपका उत्तर, ये सही है, अभी भी कह रहा हूं, बट जवाब तो देना पड़ेगा। इसका जवाब वो व्यक्ति तुरंत दे देगा जिसको क्लॉज और ये सब पता है। वो कहेगा, तुरंत कहेगा कि जी सर ये बिल्कुल सही है कि पहला आर्टिकल 1 है, आखिरी 395 ये भी सही है, बट ये भी सही है कि 470 है। कैसे सही है? तो दो आर्टिकल के बीच में ए बी करके कई आर्टिकल बाद में जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो कि आर्टिकल 39 है, क्लॉज ए बी से लेकर एफ, उसके बाद 39A है, फिर 40 है, फिर 41 है, 42 है, 43 है, फिर देखोगे 43A है, और ये सब ब्रैकेट में है, और उसके नीचे 43B है। नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं। 39 क्लॉज ए वगैरह है सारा एफ तक, उसके बाद 40, 41, 42, 43, फिर देखोगे 43A। अच्छा यहाँ 39A भी है, और फिर 43B है। ये मैं ओरिजिनल इसका उदाहरण बता रहा हूँ, इसी में वो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं मन से एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली है। अब यहाँ पर देखो कि शुरुआत किस आर्टिकल से हुई? 39 से। आखिरी आर्टिकल क्या है? और मान लो इसके नीचे 44, तो आखिरी आर्टिकल 44 है अगर इस गणना को लें तो पहली संख्या 39, आखिरी संख्या 44, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हुआ? 1 2, ये भी एक आर्टिकल है, 3 4 5 6 7 8 और 9 आर्टिकल है, जबकि 39 और 44 के बीच में 5 ही संख्या आती है, बट कुल आर्टिकल कितने हैं? 9। तो हमें यही जवाब देना है कि सर जो आपने दिखाया वो भी सही है, शुरुआत 1 से होती है, एंड 395 से होता है, लेकिन बीच में कई ऐसे आर्टिकल हैं जो बाद में जोड़ती है, और वो दो आर्टिकल के बीच में है, और वो ब्रैकेट में नहीं, इसलिए क्लॉज में। जैसे 39 और 40 के बीच आर्टिकल है 39A, 43 और 44 के बीच आर्टिकल है 43A 43B, और ऐसे कई जगह आपको मिलेगा आर्टिकल 21 और 22 के बीच में 21A, ब्रैकेट में नहीं है, क्लॉज नहीं है, स्वतंत्र आर्टिकल है। तो वो जो सारे जोड़ देते हैं तो उससे संख्या कहां पहुंच जाएगी? 470। क्लियर हुआ कि नहीं? माइंड में क्लियर हुआ? माइंड से क्लियर हो गया? माइंड में क्लियर हुआ तब अच्छी बात है, क्योंकि कई बार पूछता हूं क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, जरा बताना। नहीं, माइंड से क्लियर हो गया, जैसा आए थे वैसे, तो माइंड से क्लियर नहीं करना है, माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। अब ये जब तक हम क्लॉज और आर्टिकल का डिफरेंस नहीं जानते, इसको एक्सप्लेन करना कठिन होगा। चलो फिर आ जाओ संविधान के निर्वचन पे। संविधान है, भाग है, भाग के भीतर अध्याय है, अध्याय के भीतर अनुच्छेद है, अनुच्छेद के भीतर खंड है। अब ज्यादातर, मैं कह रहा हूं ज्यादातर खंड ऐसे हैं जिसका कोई फर्दर विभाजन नहीं है, लेकिन कुछ खंड ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, और क्लॉज को फर्दर किसमें बांटा गया है? सब क्लॉज। तो खंड के भीतर आता है उपखंड, क्लॉज के भीतर आता है सब क्लॉज, खंड के भीतर आता है उपखंड, क्लॉज के भीतर आता है सब क्लॉज। सवाल उठता है सब क्लॉज को कैसे लिखते हैं? जब आर्टिकल 19 को पढ़ोगे तो ऐसे मिलेगा, आगे उसी में मिलेगा। इसका मतलब दो बार ब्रैकेट। इसको जनरली हम क्या उच्चारण करते हैं? 19(1)A, जो गलत है, क्योंकि 19(1)A नहीं है, 19(1)A ऐसे होगा, बट फिर तो ये 191 हो जाए, इसलिए 19(1)A जैसी कोई चीज नहीं। इसको हम कह देते हैं 19(1)A, लेकिन 19(1)A गलत है। इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? जो पहला ब्रैकेट है वो क्या कहलाएगा बताओ? क्लॉज। और जो दूसरा ब्रैकेट है वो क्या कहलाएगा? सब क्लॉज। इसका मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में बता, देखो क्लॉज 1 में कई सब क्लॉज, तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। तो जब बिना कोई ब्रैकेट ना हो तो हमें डायरेक्ट पुकारना है 39A। जब एक ब्रैकेट हो तो हमें कहना है 39 क्लॉज A, और जब दो ब्रैकेट हो तो हमें कहना है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। अब यहां देखो कि पहले
पहले ये है फिर ये है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना, डिजिटल अल्फाबेट दोनों सही है। वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने अपने हिसाब से जहां उनको जैसा लगा, जहां उनको लगा कि गिनती हो रही है 1 2 कर दिया, जहां थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी था वहां ए बी कर दिया, तो दोनों सही है। तो ये संविधान को पढ़ने का एक तरीका है, जहां देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, भाग है, अध्याय है, अनुच्छेद है, खंड है, उपखंड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट है, चैप्टर है, आर्टिकल है, क्लॉज है और सब क्लॉज है, जिसको अगर हम डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे कि एक के भीतर दूसरा है। इसका मतलब सबसे बड़ा वाला गुना क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके भीतर क्या होगा? पार्ट, चैप्टर, क्लॉज, नहीं सॉरी आर्टिकल। बहुत अच्छी बात है, मैं टेस्ट भी लेता हूँ कई बार इसी बहाने कि मेरे साथ सभी क्लॉज तो नहीं बोल रहे हैं, तो बढ़िया है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है आपका। चैप्टर, फिर आर्टिकल, क्लॉज और फिर सब क्लॉज। ये तो एक हो गया, एक के भीतर दूसरा। तो यहाँ में मेजर पोर्शन समझा शब्दों को, लेकिन एक रह जाता है अनुसूची। संविधान के संदर्भ में एक और वर्ड क्या हम सुनते हैं? अनुसूची। तो आइए जानते हैं अनुसूची क्या होती है, वो इससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए हमने देखा अभी जो आपको दिखाया था कि जहाँ पे 395 आर्टिकल एंड हुआ, उसके बाद क्या शुरू हुआ? पहली अनुसूची, फिर कई पेज तक पहली अनुसूची चलेगी, फिर जहां वो एंड होगा फिर शुरू होगी दूसरी अनुसूची। तो आइए जानते हैं अनुसूची क्या होती है, इसकी परिभाषा है। अनुसूची या शेड्यूल क्या होती है? अनुसूची या शेड्यूल क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए। अनुसूची, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है। संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान, जो संविधान के किसी प्रावधान, जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है, जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। आइए जानते हैं शेड्यूल क्या है। सबसे पहली बात कि अनुसूची संविधान के अंत में, इसका मतलब जब आर्टिकल 395 खत्म होता है तो आता है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, इस तरह से अभी कुल 12 अनुसूचियां, वो सब आगे पढ़ेंगे कि कौन है क्या है, बट पहली दूसरी तीसरी होती है। और इसकी परिभाषा क्या है कि अनुसूची में कुछ विषय है, विषयों की सूची है, कुछ चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन है, और वो ऐसे विषय हैं जो संविधान के किसी प्रावधान, प्रावधान का मतलब किसी आर्टिकल, किसी क्लॉज, किसी सब क्लॉज या 2 आर्टिकल, 4, मतलब संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। अब जब तक एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक ये क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए एग्जाम्पल में ज्यादा देता हूं कि वो चीज दिमाग में घुसती है। तो जैसे समझो एक एग्जाम्पल से कि क्या है अनुसूची, परिभाषा तो हमने लिखी। मैं पहले आर्टिकल को लेता हूं, आर्टिकल 1, हमारे संविधान का आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखो यहाँ पर फिर एक विवादित मुद्दा आ गया, संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, यूनियन, फेडरल, बट वहां भी उस मुद्दे को डिस्कस नहीं करना, वो बहुत स्पष्टता से होगा जब केंद्र राज्य संबंध पड़ेगी। अभी हम अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो अगर इधर से मैं उधर भागूंगा तो अनुसूची रह जाएगी। आर्टिकल 1 को यदि हम एनालाइज करें तो सबसे पहले तो आर्टिकल ये कहता है कि भारत देश के या हमारे देश के 2 नाम हैं। ये भी कभी पीटी में पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर इस देश के कितने नाम हैं, तो आपका उत्तर हमेशा होना चाहिए 2, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ वो 2 नाम कौन कौन से हैं? इंडिया और भारत। और वर्ड क्या है? इंडिया अर्थात भारत, मतलब दोनों सेम है। इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब इंडिया अर्थात भारत, तो पहला नाम इंडिया है, दूसरा नाम भारत है। कॉन्स्टिट्यूशनली यही 2 नाम है। इसलिए हम देखते हैं कि अंग्रेजी में जब भारत सरकार का, चाहे यूपीएससी का किसी का नोटिफिकेशन आएगा तो नीचे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हिंदी में जब आएगा तो लिखा रहेगा भारत सरकार। आप पुकारने के लिए इसको आर्यावर्त कहिए, पुकारने के लिए जम्बूद्वीप कहिए, पुकारने के लिए आप इसको हिंदुस्तान कहिए, जो भी कहना कहिए, उसमें रोक नहीं है। जैसे बच्चे के कई पुकार नाम होते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम 2 है। तो एक ये भी फैक्ट याद रखने का है कि 2 नाम है। फिर कह रहा है कि जिस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है वो राज्यों का संघ होगा, इंग्लिश में कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इसको लेकर ज्यादा तनाव मत लीजिए, इस परिसंघ वो आगे आ जाएगा, समय बहुत स्पष्टता से आ जाएगा, बट सामान्य इसका अर्थ ये लिया जाएगा कि जिस देश का नाम इंडिया या भारत है वह देश राज्यों का संघ है। इसका मतलब सामान्य भाषा में कहें तो वह देश अनेक राज्यों से मिलकर बनता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि 28 राज्य अनेक राज्यों से मिलकर बनता है, तो आर्टिकल 1 ये लिख के छोड़ देता है। लेकिन वे 28 राज्य कौन से या कितने राज्य हैं, वे कौन हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसमें कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, ये आर्टिकल 1 से पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माता के पास 2 विकल्प थे भारत में। पहला विकल्प यह था कि इसी में आगे वो लिखते कि इसके तहत निम्नलिखित राज्य होंगे और एक एक राज्य का वर्णन करते, ये असम का राज्य है, ये अरुणाचल है, ये बिहार है, जो भी XYZ है, छत्तीसगढ़ है, और इसमें ये क्षेत्र शामिल हैं, XYZ सबका विस्तार से वर्णन। लेकिन इसका परिणाम क्या होता कि आर्टिकल 1 बहुत लंबा हो जाता, शायद 15 पेज का हो जाता, क्योंकि एक एक राज्य के बारे में डिस्क्रिप्शन होता, आधा पेज भी होता तो 15 पेज हो जाता। इसलिए उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने यहाँ इतना लिखकर छोड़ दिया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन उन्होंने ये लिख दिया कि इसकी व्याख्या पहली अनुसूची में मिलेगी। इसका मतलब कि पहली अनुसूची आर्टिकल 1 की व्याख्या करती है, और जिसको जानना है कि राज्यों के संघ में वर्तमान में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके प्रमुख हिस्से क्या हैं, वो कहां पर जाकर पढ़े? पहली अनुसूची। जैसे यहां पर देखोगे, मैं दिखाता हूं कि ओरिजिनल पढ़ने से हमें यह समझ में आती है कि एक्चुअली क्या हमारा संविधान है। जैसे ये देखो यहां पे 395 एंड हुआ, ये लास्ट आर्टिकल है। उसके बाद अगला पेज देखिए, ये बाइलिंगुअल है, इधर अंग्रेजी है, इधर हिंदी। क्या लिखा? फर्स्ट शेड्यूल। इधर लिखा पहली अनुसूची आंध्र प्रदेश, असम, अल्फाबेटिकली। अब आंध्र प्रदेश का पूरा डिस्क्रिप्शन कब बना, कैसे बना, असम, इधर बिहार, एक एक करके उसके बाद है। फिर देखो गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, जो भी XYZ सारे। तो पहली अनुसूची किसकी व्याख्या करती है? आर्टिकल 1 की। अब अनुसूची की परिभाषा देखो कि अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। 1-2 और उदाहरण लें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं वेतन। भारत में अलग अलग संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनका वेतन अलग अलग है। जैसे राष्ट्रपति को अलग वेतन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अलग वेतन मिलता है, सबके अलग अलग वेतन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अलग वेतन मिलता है। अब संविधान निर्माता के सामने 2 विकल्प थे कि जहां राष्ट्रपति का पद है वहीं लिखते कि उसको इतना वेतन मिलेगा, जहां लोकसभा के अध्यक्ष का आर्टिकल है वहीं लिखते उसको इतना वेतन मिलेगा, जहां जज का आर्टिकल है वहीं लिखते इसको इतना वेतन मिलेगा। लेकिन मान लो कि एक संविधान के अनुसंधान करता है, एक रिसर्चर के रूप में मुझे रिसर्च करना हो कि सैलरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
भारत के संविधान में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन कितना है, तो मुझे एक पेज पलटना पड़ेगा, पता नहीं कहां पे किसका वेतन मिल जाए। सिस्टमैटिक नहीं है, तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने सब जगह लिख दिया, जैसे राष्ट्रपति ने लिख दिया कि संसद वेतन तय करेगी, और उसका उल्लेख कहां पर होगा? संविधान में दूसरी अनुसूची में। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में लिख दिया कि उसको वेतन मिलेगा, उल्लेख कहां पर होगा? दूसरी अनुसूची में। जजों के बारे में लिख दिया कि उनको वेतन मिलेगा, उल्लेख कहां पर होगा? दूसरी अनुसूची में। इसका मतलब सेकंड शेड्यूल किसकी व्याख्या करता है? वेतन का। वे सारे आर्टिकल्स जो वेतन से संबंधित है वो एक जगह तो व्यवस्थित हो गया कि नहीं? अगर मुझे सैलरी पर रिसर्च करना है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खोलने की जरूरत नहीं, सेकंड शेड्यूल पे चला जाऊंगा, वहां आर्टिकल वाइज मिल जाएगा कि फला आर्टिकल के तहत जज का वेतन ये है। इसी तरह तीसरी अनुसूची की बात करो तो भारत में अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। जैसे राष्ट्रपति की भूमिका अलग है, सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका अलग है, एक सांसद का कार्य और भूमिका अलग है, एक मंत्री की भूमिका अलग है, और इसीलिए सभी के शपथ का प्रारूप भी अलग अलग होता है। जैसे हम देखते हैं कि सांसद संविधान की शपथ लेता है उसकी रक्षा की, लेकिन एक मंत्री पद के साथ गोपनीयता की भी शपथ लेता है। शपथ ग्रहण कभी भी मंत्री परिषद का कहीं भी केंद्र में राज्य में तो देखना कि जब मंत्री शपथ ग्रहण करता है तो गोपनीयता की भी शपथ लेता है, कहता है कि संघ के मंत्री के रूप में, संघ का मतलब भारत सरकार के मंत्री के रूप में मेरे पास जो भी दस्तावेज सूचनाएं लाई जाएंगी मैं उसकी गोपनीयता बरकरार रखूंगा। जबकि सांसद ऐसी शपथ नहीं लेता है, वो केवल ये लेता है कि मैं अपने पद के दायित्वों का निर्वाह करूंगा और संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। तो मंत्री की भूमिका अलग है। मंत्री के पास बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज भी, जैसे अमित शाह, तो अमित शाह के पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट भी लाए जाएंगे क्योंकि वो मिनिस्टर है जो देश के लिए बड़े ही जरूरी है। तो भारत के जासूसी के कौन कौन लोग हैं ये अमित शाह को पता है। भारत में न्यूक्लियर कहां पर इंस्टॉलेशन, हमारे परमाणु बम कहां पर रखे हुए ये उनको पता है, ये रक्षा मंत्री को पता होगा, अपने अपने मंत्रालय का। तो राजनाथ जी को पता है कि भारत का परमाणु बम कहां रखा है, किस कोने में तैनात है, ये हमें आपको नहीं पता है सुरक्षा कारणों से। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी मृत्यु को लेकर बहुत सारे विवाद हैं इस देश में। ये गृह मंत्री को पता होगा क्योंकि वो गोपनीय फाइल है, किसी कारण से गोपनीय रखी गई है। कई बार देश हित में होता है कि हमारे किसी महापुरुष की छवि न खराब हो जाए, मतलब कई चीजें सच्ची होने पर भी छिपानी पड़ती है। कि मान लो कि कोई घर का बुजुर्ग ऐसा गलत काम कर बैठे तो बच्चों को नहीं बताया जाएगा ताकि उसकी छवि बनी रहे, जो भी हो। तो ऐसे गोपनीय दस्तावेज सारे अमित शाह के, राजनाथ के, जो भी मंत्री अपने मंत्रालय के। ऐसी स्थिति में अगर मंत्री उसको हर जगह बोलता चले कि नहीं नहीं ये जो बोस की हत्या हुई थी ये फलानी करवाई, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई दस्तावेज है, तो ऐसी स्थिति में देश में बहुत ही खराब माहौल होगा। तो इसलिए मंत्री किसकी शपथ लेता है? गोपनीयता की। सांसद के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं आता क्योंकि वो मंत्री नहीं है, तो इसलिए गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। इसका मतलब सब अलग अलग शपथ लेते हैं। अब फिर संविधान निर्माता के पास एक विकल्प ये था कि वे सारे शपथ जहां जहां पद है वहीं शपथ भी लिख दे। बट फिर वही बात आती है कि मुझे शपथ के लिए रिसर्च करना है कि भारत में शपथ का प्रारूप क्या है, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती। तो उन्होंने क्या किया? तीसरी अनुसूची में विभिन्न प्रकार के शपथ। तो प्रत्येक अनुसूची इसी प्रकार किसी न किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करती है और संविधान के किसी अनुच्छेद या किन्हीं अनुच्छेदों, खंडों आदि की व्याख्या करती है। तो यह संविधान के संदर्भ में कॉन्सेप्ट है किसका? अनुसूची का। तो यहां पर आकर हमने आज संविधान से संबंधित दूसरी चीज देखी। अभी तक केवल दो चीजें पढ़ पाए, पर वो दो चीजों में बहुत चीजें पढ़ी। एक संविधान और राज्य व्यवस्था का अंतर क्या है, और दूसरा कि संविधान में ये जो शब्द है निर्वचन आदि क्या है। अभी एक दो और बेसिक चीजें मुझे करवानी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर आगे जो मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स पढ़ना नहीं बल्कि सीखना। और आज से नहीं 16 साल से मेरी पेटलाइन कि पढ़ना नहीं है सीखना है, तो सीखने के लिए थोड़ा बुनियाद से चलना पड़ेगा। बट आज मैं देख रहा हूं कि समय हो गया, पहला दिन भी है, तो 9 बजे हैं सबको, तो आज यहीं पर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए, कल मिलते हैं।